आप लोगों की फर्स्ट क्लास है आज, है ना? आज की या मॉर्निंग में? आज की। तो आप लोग कितने बजे आए हैं यहाँ पे? अच्छा अच्छा, 10:30। ठीक है। सो आई थिंक कित और कौन, एक एक जना और आएगा। ऑनलाइन है अंजना, है ना? सो शुरू करें? ठीक है। तो आप जैसे आज ऑफलाइन कैसे? जल्दी के कारण। सोशियोलॉजी की तो आप ऑफलाइन ही करते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी में, है ना, जो जर्नी है वो हम लोगों ने देख लिया। उसमें दो चार नए की टर्म्स देख लिए। वो चीजें बार बार रिपीट होंगी तो रीइंफोर्स हो जाएंगी आपकी चीजें। सो थोड़ा सा न्यूज़पेपर देख लेते हैं। इसमें उस दिन मैंने जैसे कहा था, आप में से किसी ने पूछा था टैरिफ, ऐसे कुछ, है ना, डिस्कशन हुआ था। तो ठीक है, ये टैरिफ मतलब कस्टम्स ड्यूटी। बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट्स आपके टेरिटरी में आ रहे हैं तो उस पे आप एक तरह से कोई बैरियर लगाना चाहते हैं तो टैरिफ, कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में बैरियर लगा सकते हो आप लोग। कस्टम ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, तो यूएस टैरिफ हाइक किक्स इन। तो ये एक तरह से, है ना, हर कंट्री चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करे और कम से कम इंपोर्ट्स आए उसकी टेरिटरी के अंदर। हम लोग का जो एरिया ऑफ कंसर्न है इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, आज की अगर बात करें, पुराने जमाने की नहीं, आज की बात करें, तो एक एरिया ऑफ कंसर्न कौन सा है? हम चाहते हैं कि भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे हमें बदले में क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, है ना, डॉलर्स, यूरोज, येन, पाउंड। ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी और उससे फिर आप इंपोर्ट्स कर सकते हैं। और जितने ज्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होंगे उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। अगर आपकी लड़ाई हो जाती है किसी के साथ, ठीक है, और आप पे कोई सैंक्शंस लग जाते हैं कि आपसे कोई बिजनेस नहीं करेगा या, है ना, आपसे कोई भी डीलिंग्स नहीं करेगा, तो आपके पास जितने ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे उतना आप पे जो सैंक्शंस लगेंगे, प्रतिबंध लगेंगे, उसका इफेक्ट उतना कम होगा। ठीक है, उसको वेदर करने की, जो स्टॉर्म को वेदर करने की जो कैपेसिटी आपकी बेटर होगी। इसीलिए ये जो है आपका रशिया, है ना, रशिया ने यूक्रेन वाला लड़ाई लड़ने से पहले क्या किया कि पहले अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड किया। उसको मालूम था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब कौन से? यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड जो अमेरिका और जो उसके एलाइज हैं। ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, एक तरह से नेटो जो कंट्रीज हैं, है ना, वो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। रशिया और यूएसएसआर का बाइपोलर वर्ल्ड था, वो खत्म हो गया। अभी यूनिपोलर वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं या मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके यूएसएसआर के बाद एक और कंट्री एग्जिस्टेंस में आता है विच इज रशिया। तो वो राइवलरी अभी भी कंटिन्यूड है। आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे नहीं है, लेकिन वैसे वर्ल्ड डोमिनेशन की राइवलरी कंटिन्यूड है। तो यूक्रेन में उसको सपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब नेटो कंट्रीज, है ना, उसमें यूएस, यूके आर द मेन कंट्रीज। तो उन्होंने पहले अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड किए और फिर लड़ाई लड़ना शुरू किया। ट्रेड सैंक्शंस चल रहे हैं ना अभी, यूएस रशिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस हैं। हमारा भी पैसा फंसा हुआ है वहां पे। एक न्यूज आर्टिकल आया था कि $900 मिलियन रशिया में अटके हुए हैं हमारे, जो बाहर आने हैं। वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि रशिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगे हुए हैं। और बैंकिंग सेक्टर पे भी सैंक्शंस है, रशियन बैंकिंग, है ना। तो वहां से पैसा बाहर भेजना इज नॉट इजी। हमारा किस चीज का पैसा है रशिया में? हमने वहां पे, जैसे ओएनजीसी है ना, आईओसीएल है,
बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन्होंने क्या है कि वहां पे जो रशिया इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल, गैस। तो उन्होंने भी वहां पे जो फील्ड है, ऑयल फील्ड है, उसमें स्टेक ले रखा है, तो उनका जो शेयर बनता है प्रॉफिट में, वो वहां पे अटका हुआ है ना, वहां के बैंक सिस्टम में। यहाँ और वहां के बैंकिंग सिस्टम के बीच में ट्रेड सैंक्शंस आ रहे हैं, है ना। बैंकिंग, वो पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, क्योंकि अभी उसको इंटरनेशनल जो वो जो सिस्टम है ना, स्विफ्ट जिसको कहते हैं, उसका पार्ट नहीं कर रखा है, रशिया को उससे बॉयकॉट कर रखा है। सो हमारे यहाँ, लाइक एवरी एवरी कंट्री, हमने 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स किए। अब आप भी इंडिया में अपने गुड्स सेल कर सकते हो, एंड इंडियंस कैन आल्सो सेल, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज वर्ल्ड के अंदर। ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हम लोग हो गए, है ना। जो प्रोटेक्शनिज्म था, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी, उसको खत्म कर दिया। लेकिन उसका एक नुकसान अभी क्या हो रहा है इंडिया को, कि इंडिया में गुड्स ने बाढ़ आ गई है। किस कंट्री से बाढ़ आ गई है इंपोर्ट्स की इंडिया के अंदर? कौन से कंट्री से आ गई है? चाइना से आ गई है ना। आप लोग बिग बिलियन वो सेल का वेट करते हो, रेडमी और इस तरह के फोन खरीदते हो, वो कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं, है ना। किस तरह के गुड्स हैं वो? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, है ना। लैपटॉप्स वगैरह आप लोग खरीदते हैं क्योंकि वो चीप है ना। कंज्यूमर इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट, है ना, वैल्यू फॉर मनी। तो ये सब चीजें हैं। और आप दिवाली पे भी देखते हो चाइनीज लाइट मिलेंगी, चाइनीज दिस, चाइनीज दैट। आप गाड़ी में भी कोई चीज लगवाते हो तो वो भी चाइनीज, वो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे मिलती है आपको। तो क्या करें, उसको रोक नहीं पा रहे ना हम लोग, क्योंकि सस्ता है और इंडियंस को है ना सस्ता सामान चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है। जितना हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं चाइना को, चाइना उससे कहीं ज्यादा हमें एक्सपोर्ट कर रहा है ना। इंपोर्ट, चाइनीज इंपोर्ट हमारे लिए हेडेक बन गए। और चाइना के साथ हमारी टसल है, क्रॉस बॉर्डर टसल चलती रहती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक प्लस सोलर इक्विपमेंट बहुत सस्ते मिलते हैं वहां पे, जो सोलर पैनल वगैरह होते हैं। इंडिया वाले जो वेंडर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वहां से लाते हैं, यहाँ फैब्रिकेट करके सेल करते हैं। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स टू सोलर इक्विपमेंट टू स्टील, जो भी गुड्स आप बोल सोच सकते हैं। इंडिया ग्रेपल्स विद चाइना शॉक 2.0। इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना क्रॉस्ड ओवर $100 बिलियन एक साल के अंदर, वन फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल वाला 23-24 के अंदर, है ना, अप्रैल से मार्च। 100 बिलियन डॉलर के हमने इंपोर्ट्स किए अकेले चाइना से। तो डिस्पाइट डिस्पाइट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इंडिया, इन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, है ना। उस पर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, है ना। बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारे टैरिफ लगाए। ऐसे रशिया, ऐसे यूएस भी परेशान है चाइना के सस्ते इंपोर्ट से, वहां पे भी फ्लडेड है मार्केट। तो उसने भी, उसमें भी वॉर चल रहा है ना, नॉट एग्जैक्ट एक्चुअल वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना एंड यूएस के बीच में। वो एक एस्पेक्ट है, ग्लोबल लेवल पे कौन डोमिनेट करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है। तो वो राइवलरी भी चल रही है। चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, है ना, और यूएस इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, पूंजीवादी। और उसके बहुत सारे डायमेंशन है, उसमें से एक डायमेंशन है ट्रेड। तो यूएस चाहता है कि, डोनाल्ड ट्रंप भी उसी की बात करते हैं, कम से कम इंपोर्ट्स आए, है ना, वहां से, और हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें। तो उन्होंने टैरिफ हाइक किया है। ऐसे कुछ कुछ इंडिया भी करता रहता है, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, एल्यूमिनियम, इन सब पे उन्होंने ड्यूटीज बढ़ाई थी। अभी यूएस यूएस ने बढ़ा दी, ऐसे इंडिया ने भी, है ना, इस तरह की चीजें की हैं। ये जब इस तरह का कोई आर्टिकल आता है ना, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की बात हो रही है, तो ग्लोबल लेवल पे कौन सी बॉडी इसको रेगुलेट करती है? कहाँ पे हम लोग जाके डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं? डब्ल्यूटीओ, है ना। तो वहां पे हमेशा एक नाम मिलेगा आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो फ्री ट्रेड की जब बात होती है, ग्लोबल ट्रेड की बात होती है, तो आप जो चाहो वो नहीं कर सकते हैं ना। यू हैव टू प्ले बाय सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, है ना। तो ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है, उसमें अगर हर कंट्री एक दूसरे पे टैरिफ लगाएगा, तो ग्लोबल ट्रेड कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फ्री फ्लो नहीं हो पाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर जो भी, अगर आपको आपत्ति है ना, एक दूसरे से शिकायत है, तो कहाँ जाएंगे आप शिकायत करने? डब्ल्यूटीओ में जाएंगे। इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, चाइना भी है, यूएस भी, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, जैसे यूनाइटेड नेशंस के सब लोग मेंबर हैं। ठीक है। तो जब जब ये इस तरह की बात आएगी, तब तब डब्ल्यूटीओ की बात आएगी। ये हो गया। ये मैं एक लिस्ट बना के लाया हूँ आज। अ, इंडिया की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है ना, उसमें अब आपको भी मालूम है क्या क्या हुआ है, और अगर आपने अपने लेवल पे थोड़ा बहुत किताबें देखी होंगी, तो एक्स्ट्रा आपको, है ना, यू कैन फिल द गैप्स।
अब क्योंकि इकोनॉमिक्स अनलाइक पॉलिटी या हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लगता है लोगों को, और न्यूज़पेपर पढ़ने में भी टफ लगता है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि एक बार में एक टॉपिक हो रहा है, ऐसी चीजें कवर कर लें जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में आती हैं, है ना, एवरी अदर वीक एवरी अदर डे न्यूज़पेपर में आती हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमी वाले सेक्शन में आती हैं, ठीक है। इकोनॉमी वाले सेक्शन में आती है ना, जीएसटी है ये, एवरी अदर डे आप नाम सुनते जीएसटी का, उस दिन भी हमने जीएसटी की बात करी थी। एनएससी बीएससी हर दिन आएगा, एनएससी बीएससी आएगा तो एक नाम और आएगा इसमें, सेबी, ठीक है। और जब जब बैंकिंग की बात होगी तब तब एक नाम आएगा विच इज आरबीआई, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी सेबी का नाम आएगा, जैसे ये एनएससी वगैरह की बात हो गई है, आईपीओ की बात होगी देन अगेन सेबी, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हर दिन न्यूज़पेपर में आती हैं, तो वो वाली टर्म्स को हम लोग अभी एक बार फिस्कल, है ना, ये टर्म आएगा फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, इस तरह की टर्म्स आएंगी, गवर्नमेंट बजटिंग, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो ये सिलेबस का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे। बट आई वांट कि अगले 2 दिन में हम लोग एक लेवल पे आ जाएं, टर्म्स के सेंस में, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, होलसेल क्या होता है, ठीक है। सो जब आप भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो यू विल नॉट फील कि ना मुझे कुछ भी नहीं मालूम है ये क्या टर्म है, ठीक है, आपको वेट एंड वॉच करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू डू, कि कुछ बेसिक टर्म्स है वो हम लोग कवर करेंगे, जैसे आप लिख लो क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज कवर करवानी है, डेप्थ में नहीं करूंगा अभी, अभी एक ग्लॉसरी के फॉर्म में, कि है ना, दिस इज व्हाट इट मींस एज ए लेमैन, फिर डेप्थ पे देखेंगे आगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज करते हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होता है ना, किसी भी कंट्री में नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम क्या चीज होती है, और उसको आप कैसे मेजर करते हैं, और उसके कौन कौन से फॉर्म है, पर कैपिटा इनकम उसी का एक पार्ट है। तो नेशनल इनकम देखेंगे अपन लोग। सेकंड हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट्स लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक भी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी के अंदर आप लिख लो, है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंत नागेश्वरन, है ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होता है? इकोनॉमिक सर्वे आप जब भी आप खोलेंगे हर साल, तो उस इकोनॉमिक सर्वे में उस किसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, उसमें किसका नाम रहता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का रहता है, किसी और का नाम रहता है? अच्छा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता क्या है, देखिए, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको नेशनल सिक्योरिटी पे कोई सलाह लेनी है कि ना भाई चाइना के साथ कैसे डील करना है, रशिया के साथ कैसे डील करना है, पाकिस्तान के साथ करना है, तो उसको कौन हेल्प करेगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना, अजीत डोवाल है अभी, अजीत डोभाल या डोवाल जैसे भी आप बोलो, ठीक है, एनएसए हो गया। ऐसे इकोनॉमिक मैटर्स में उसको एडवाइस लेना है कि मुझे क्या करना है, तो किसको फोन लगाएगा? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को फोन लगाएगा, ठीक है। तो हर काम के लिए पीएम के पास, है ना, लोग हैं उसको एडवाइस करने के लिए। ओके, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट और क्या देखेंगे हम लोग, थर्ड, उसमें इन्फ्लेशन क्या होता है ना, इन्फ्लेशन और इट्स टाइप्स। इन्फ्लेशन क्या होता है ना, व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। तो इन्फ्लेशन जो टर्म है वो दैट वी विल हैव अ लुक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे है ना, इसमें ये क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, है ना, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, उसमें दो तरीके के होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, बिल्कुल, है ना। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल का मतलब, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट बेसिकली, ठीक है, उसको सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कैपिटल मार्केट में लिख लो आप स्टॉक मार्केट, बीएससी, एनएससी, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के इंडिया में मेनली, विच इज बीएससी, एनएससी। बीएससी एनएससी कहाँ पे है? दोनों ही बॉम्बे में है, ऐसा नहीं कि एक बॉम्बे एक दिल्ली में है,
बोथ आर इन बॉम्बे, है ना। बीएससी सबसे पुराना है, दलाल स्ट्रीट पे है ना, स्कैम 1992 में बात होती है। और एनएससी नया है, बट उससे आगे निकल गया है ना, साइज में उससे ज्यादा ट्रेड करता है, वो भी बॉम्बे में, बीकेसी में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। ये टर्म से आप अवेयर हो गए हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कहाँ होती है, डोमेस्टिक ट्रेड में या फॉरेन ट्रेड में, है ना। फॉरेन ट्रेड में, एक्सटर्नल ट्रेड में, जहां पे इंडिया के रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, आइदर दे आर एक्सपोर्टिंग और दे आर इंपोर्टिंग। ठीक है, तो वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई कैपिटल में रहेगा पूरा, एफपी एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई। और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, तो बाहर के लोगों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो हाउ दे कैन इन्वेस्ट, एफडीआई के फॉर्म में या एफआईआई के फॉर्म में, है ना, या एफपीआई। ये हो गया। और डब्ल्यूटीओ क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, व्हाट इज डब्ल्यूटीओ, व्हाट इज आईएमएफ, व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, डब्ल्यूटीओ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है ये, है ना, न्यू हेम्पशायर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबल आर्किटेक्चर को नया फॉर्म देने के लिए दे केम अप विद सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। डब्ल्यूटीओ बहुत लेट बनता है, 94 में बनता है, लेकिन उस टाइम वो आईटीओ बनाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो बन नहीं पाता है किसी कारण से। ठीक है, लेकिन दो इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। क्यों धोनी, तो आईएमएफ के पास कब जाओगे, वर्ल्ड बैंक के पास कब जाओगे आप। लास्ट टाइम हम लोग कब गए थे आईएमएफ के पास, अभी कल परसों पाकिस्तान का नाम आया कि फिर से वो आईएमएफ के पास जा रहे हैं पैसा मांगने। ठीक है, हाँ रिजेक्ट कर दिया था ना। उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी कि आप अपने टैक्सेस को कम करो, गवर्नमेंट सेक्टर है उसको कम करो, पेट्रोल पे सब्सिडी है उसको कम करो, है ना, इस तरह की चीजें, अनपॉपुलर चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, उधार मांगने से तो कब तक काम चलेगा, है ना, उसमें फिर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे इकोनॉमी में। सो ये हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। और हम ये देखेंगे कि सेबी क्या होता है, आरबीआई क्या होता है ना, सेबी वर्सेस आरबीआई, दोनों में क्या फर्क है ना, सेबी वर्सेस आरबीआई। बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और कैपिटल मार्केट्स को या शेयर मार्केट को सेबी। ये तो बेसिक डिफरेंस है, और बहुत सारी चीजें करता है आरबीआई। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे आरबीआई वाले केस में, रेपो रेट क्या होता है, जो अखबार में बहुत आता है, व्हाट इज रेपो रेट, REPO, रीपर्चेज रेट या रेपो रेट, है ना। रेपो रेट क्या होता है, न्यूज़पेपर में ये टर्म बहुत आती है ना, जब जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, दिस इज व्हाट दे डिसाइड, कि इंडिया का रेपो रेट बढ़ाना है कि घटाना है ना। रीपर्चेज रेट देखेंगे क्या होता है, व्हाट इज रेपो रेट, और उसका उल्टा होता है रिवर्स, है ना, रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेज रेट। पढ़ा है क्या आपने, कहाँ पढ़ा है आपने, न्यूज़पेपर में रोजाना ही आता है, अगर आपने थोड़ा भी, है ना, 6 महीने तैयारी की है तो यू विल बी अवेयर। अभी रेपो रेट कितना है, 7.5 है, 2.5 है, कितना है, 7.5 है, मान लेता हूँ। और रिवर्स रेपो ज्यादा होगा कि कम होगा, कितना है वो इसे डिफरेंट मैटर, ज्यादा होगा कि कम होगा। रेपो रेट क्या होता है वैसे, बाय डेफिनेशन, जिस रेट पे, हाँ, है ना, बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से, और रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे आरबीआई बैंक से बोरो करता है, तो वो रेट ज्यादा होगा कि कम होगा, है ना, कम होगा ना। कम इसलिए होगा, जैसे क्या है अभी रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई की वेबसाइट पे चले जाओ आप, हाँ बताओ रिवर्स कितना है, आप मुझे बता रहे हो, देखो मैंने चेक नहीं की है, और रिवर्स रेपो रेट 6.5 है, 2021 का नहीं, 2024 का, चेंज होता रहता है ये। ठीक है,
आरबीआई से जिस रेट पे बोरो करते हैं वो ये रेट है, और जिस रेट पे वो एक तरह से आरबीआई के पास फंड्स पार्क करते हैं वो रिवर्स रेपो रेट है। ये कम है, अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा पता है? बैंक्स इस पे तो पैसा उठाएंगे और ज्यादा पे लेंड करेंगे, तो बिना कुछ किए वैसे प्रॉफिट बना लेंगे, है ना? तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है? तो रेपो रेट देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एक बार सुनने में, बट यू विल गेट यूज टू इट। एसएलआर देखेंगे, एसएलआर इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यू स्टैच्यूटरी, है ना, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी, है ना, रेशियो। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि ये टॉपिक तब आएगा तब भी पढ़ेंगे ना, अभी से वी हैव टू एन आइडिया, क्योंकि प्री में फिर आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे जब तक कि आपकी, है ना, अंदर से आवाज नहीं आएगी। तो रिवर्स रेपो रेट, और एक और होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना? जैसे 4 है मान लीजिए, कितना है सीआरआर अभी? 3 पॉइंट समथिंग है, कितना है? कैश रिजर्व रेशियो, ये सब कोई कोई ऐसी बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये बेसिक टर्म्स हैं जो अखबार में आती हैं। तो मैं जब न्यूज़पेपर डिस्कस करूं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या चीज है। 4.5, 4.5 बढ़ा दिया है, पहले कम था, ठीक है? अगर आप बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट करते हो, तो उसको बैंक क्या करता है? उस पैसे को आगे लेंड करता है ना? आपके पास एक्सेस मनी है, आप बैंक को देते हो, है ना, एज ए सेविंग, और बैंक उसको आगे एज ए लोन देता है। आपको अगर बैंक मान लीजिए 6% दे रहा है, तो आगे वाले को लोन कितने पे देगा? मान लीजिए 12% पे, या, है ना, मान लीजिए 10% पे देगा, ठीक है? तो जो डिफरेंस है 4%, ये बैंक का, है ना, प्रॉफिट है, नेट इंटरेस्ट इनकम, और इसी में से प्रॉफिट में से आपको भी है ना, अ, आपको तो दे दिया 6%, 4 का प्रॉफिट है, 4 में से सैलरी देगा, है ना, बिजली पानी का खर्चा देगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है? सो अगर आपने 100 रुपए दिए बैंक को, तो सारे के सारे लोन के फॉर्म में नहीं देगा, उसमें से 4.5 रुपए कहाँ रखेगा? आरबीआई के पास। उसमें से माइनस, है ना, 4.5 रुपीज वो कहाँ पार्क करने पड़ेंगे उसको? आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई ने कितना कहा है? कैश रिजर्व रेशियो। द आइडिया इज कि कल को बैंक के पास मिसमैनेजमेंट हो जाता है या कोई बात हो जाती है और सब लोग एक साथ लाइन लगा लेते हैं एटीएम के बाहर, तो इन somebody should be able to bail out, ठीक है? तो ये पैसा होगा तो इससे फिर आरबीआई कैन ना टेक केयर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वगैरह वगैरह, ये हो गया। तो इसका आइडिया सिर्फ इतना ही है कि जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल नो थिंग्स। और क्या देखेंगे? गवर्नमेंट बजट देखेंगे, ऑल दो पार्ट है सिलेबस का ना। गवर्नमेंट बजट भी देख लेंगे। गवर्नमेंट बजट में, है ना, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट होता है ना, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट होता है, ठीक है? ये देखेंगे, जीएसटी देखेंगे ना, वी विल हैव अ लुक एट व्हाट इज जीएसटी, ठीक है? जीएसटी इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक चीज और देखेंगे विच इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी, या फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ये फिस्कल टर्म क्या है और ये मॉनेटरी टर्म क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। और कोई बहुत बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज भी नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, है ना, तो उसमें अगर आपको दोनों में डिफरेंस मालूम है तो यू कैन एलिमिनेट दी ऑप्शंस, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ना, ये चीज वी विल हैव अ लुक, ग्लांस, ओके? ठीक है, तो ये देख लेना आप एक बार न्यूज़पेपर थोड़ा सा ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं हर दिन, कोई की टर्म आती है वो टर्म आप सर्च करो नेट पे, और नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ लेना। ये कह रहा है इंडिया कितनी, किस रेट से ग्रो करेगा, ही सेइंग एट व्हाट रेट? 6.7% के अराउंड ग्रो करेगा। कौन कह रहा है? इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं, ठीक है? ये हो गया प्रॉफली, है ना, प्रॉफलीगेसी मतलब एक तरह से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करना, है ना, जितना लिमिट से, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना। फिस्कल, है ना, प्रॉफलीगेसी बाय बाय
पोल बाउंड स्टेट्स कौन से स्टेट होते हैं? पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल है, कौन सा पोल है ये? पोल मीन्स इलेक्शंस, है ना? ठीक है। इलेक्शन बाउंड स्टेट्स नीड टू बी क्लोजली वॉच्ड। जब कोई स्टेट में इलेक्शन होने वाले होते हैं अगले 4 महीने, 6 महीने, साल में, तो वो जनरली क्या करते हैं? फ्री बीज बढ़ा देते हैं। रेवड़ी जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री ना रेवड़ी कल्चर। फ्री में, है ना, बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री कर दो, है ना, सभी महिलाओं को फोन बांट दो, बेसिक फोन, है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट बता दे दो, फार्मर्स का लोन माफ कर दो। ये सब चीजें क्या करती हैं? पैसा कहाँ से आता है इसके लिए? कहाँ से आता है सरकार के पास पैसा? आप ही का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। ठीक है। तो जब ऐसा करते हैं, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, ऐसा जनरली टेंडेंसी होती है स्टेट्स की, सो दैट पीपल विल वोट वापस से उनके लिए। तो जनरली क्या होता है, ऐसे स्टेट्स में फिर पूरा जो बजट है पूरा बिगड़ जाता है सरकार का, है ना? ठीक है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर या बोले अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर। तो ऐसे स्टेट्स में स्पेशली क्लोज वॉच रखने की जरूरत है, ऐसा किसी ने कहा है। ठीक है। Fiscal profligacy by poll-bound states needs to be watched closely as higher spending on welfare measures will impact capital expenditure। ठीक है। तो ये जो टर्म्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो लिखो आज आप, पहले आज कहां से शुरू करें? देखो, नेशनल इनकम। ओके, खुला हुआ है पहले से। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम लिखिए आप लोग, है ना? अब एक टर्म होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, है ना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे। एक टर्म होती है फाइनल गुड्स, एक टर्म होती है फाइनल गुड्स, और एक होती है इंटरमीडिएट। ये एनसीईआरटी में है, क्लास आई थिंक वो मैक्रो वाली जो किताब है उसके अंदर है, चैप्टर 1 और समथिंग, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। ठीक है। गुड्स क्या होते हैं? व्हाट आर गुड्स? बेसिक से शुरू करता हूँ ना, कुछ को मालूम है, कुछ को नहीं भी मालूम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप मुझसे पूछ लेना, मेरे लिए कॉमन सेंस है, आपके लिए नहीं हो। व्हाट आर गुड्स? इकोनॉमिक में जब हम गुड्स की बात करते हैं, व्हाट आर गुड्स? लाइक, हाँ, वॉट एवर यू प्रोड्यूस, है ना, वॉट एवर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए गुड और सर्विसेज। ठीक है। चूंकि गुड्स भी बनते हैं और सर्विसेज भी बनती हैं, इसीलिए क्या लगता है, कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी, है ना? पहले के टाइम में सर्विसेज वाज नॉट इम्पोर्टेंट, तो पहले सिर्फ गुड्स पे टैक्स लगता था, फिर धीरे धीरे एज वी प्रोग्रेस, है ना, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज का कंपोनेंट बढ़ता चला जाता है इकोनॉमी में। ठीक है। तो सर्विसेज को छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसमें भी टैक्स लगने लग गया, सर्विस टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, है ना, दोनों को कंबाइन करके फाइनली, है ना, जीएसटी बना दिया। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, ये रेट है, ये रेट लगेगा, 5%, 12%, 18%, या जो भी, है ना, 28%। ठीक है। सो इकोनॉमी में क्या बनते हैं? गुड्स भी बनते हैं और सर्विसेज भी बनती हैं एक साल के अंदर। ठीक है। कोई आईफोन बना रहा है, कोई मारुति बना रहा है, सब तरह की है। कोई आपको एंटरटेनमेंट सर्विसेज दे रहा है, कोई एजुकेशन सर्विसेज दे रहा है ना? आप हेयर कट लेने जा रहे हैं तो वो भी काइंड ऑफ सर्विस है। ठीक है। वो आप उसमें यू पे हिम मनी। ठीक है। ये सब चीजें हो गई। सो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, क्या फर्क है दोनों में? व्हाट आर फाइनल गुड्स? कोई भी गुड्स बनाने हैं आपको, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रॉ मटेरियल? क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। आपको ब्रेड बनाना है तो क्या चाहिए? यू नीड व्हीट, है ना? ठीक है। और क्या चाहिए? सिर्फ व्हीट से बन जाएगा क्या ब्रेड? उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी होंगे, है ना, उसको, हाँ, सॉल्ट भी होगा, और उसमें हीटिंग भी करना पड़ेगा। इन्होंने कहा यीस्ट भी होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ब्रेड है, बगैत है, जो भी है ना?
ठीक है, तो ये, या चपाती आपको बनानी है तो क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे उसमें, इनपुट क्या क्या लगेगा? हाँ बिल्कुल। क्या आपको चपाती बनानी है तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या क्या खरीदना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो आटा, बाकी सब तो बाद की बात है। तो व्हीट फ्लोर लगेगा, ठीक है, व्हीट या जो भी बाजरा, जिसकी भी आपको, मिलेट्स की खानी है, किसकी खानी है। फिर है ना, वाटर लगेगा, वाटर तो चलो फ्री मिल जाएगा, कोई नहीं। सॉल्ट लगेगा, घी भी लगेगा, है ना। और आपको लकड़ियां भी लेके आनी पड़ेंगी, जलानी पड़ेंगी, उससे हीट होगी। यू विल नीड फ्यूल, है ना, एलपीजी, जो भी आपके पास केरोसिन जो भी है, ठीक है, ऐसे सब। तो दीज, ये जब चीजें एक पर्टिकुलर रेशियो में होंगी, एक प्रोसेस से होंगी, ठीक है, हाथों से करोगे या किसी मशीन में करोगे, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, चपाती या ब्रेड, ठीक है। सो दैट फाइनल गुड विल बी, है ना, यहाँ पे फाइनल गुड जो होगा वो आपका चपाती या, है ना, ब्रेड होगा। ये हो गया आपका फाइनल गुड। ओके, ठीक है। आप जाते हैं जैसे डीमार्ट में, तो कई बार आप क्या देखते हैं कि वहां पे जो आटा होता है, वो आटा आप चक्की में पिसवा सकते हैं, जैसे डिफरेंट मैटर। आप आशीर्वाद का आटा ला सकते हैं, आशीर्वाद वाले आटे का आप पैसा देते हैं, है ना, वो पैकेज वैकेज होके आता है। उस वाले केस में ये जो आटा है, जैसे अभी यहाँ पे आटा इज ए इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड नहीं है, इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन आप जो आशीर्वाद का आटा लेके आते हैं, वो एक तरह का फाइनल गुड है। क्यों? आशीर्वाद वाले ने, आईटीसी ने क्या किया, किसानों से गेहूं लिया, उसको, है ना, सफाई किया, उसको पीसा, उसको पैकेज किया, है ना, उसमें उसको फोर्टिफाई किया, उसमें कोई मिनरल्स वगैरह ऐड किए, ठीक है, और वो फाइनल गुड उसने आपको दिया। आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप पीजी चलाते हैं, आप उस आटे को यूज करते हैं, रोटियां बनाते हैं और सेल करते हैं। तो एक बार तो वो आटा फाइनल गुड है अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार आप उसको ऐसे यूज कर रहे हैं कुछ और बनाने के लिए और फिर उसको सेल कर रहे हैं, तो उस वाले केस में वही आटा इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, और वो जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट विल बी फाइनल गुड, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो ये फाइनल गुड हो भी सकता है, या अगर वो फर्दर यूज हो रहा है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। इन द फाइनल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है दैट इज द, ना, जो जो बिकेगा मार्केट के अंदर, जिसका आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये फाइनल गुड, फिनिश्ड प्रोडक्ट, और उसमें जो बीच में कुछ चीज अगर फर्दर कहीं यूज हो रही है तो देन दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, है ना, बीच का स्टेज। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, तो उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, है ना, क्योंकि आप आटे को यहाँ पे काउंट करोगे, फिर यहाँ पे काउंट करोगे दो बार, तो कोई उसका मीनिंग नहीं है, ठीक है, तो फाइनल गुड्स को ही लेते हैं हम उसके अंदर। ओके, हाँ, ठीक है, तो ये है फाइनल गुड्स या फाइनल सर्विसेज। गुड्स में सर्विसेज भी आ गई हैं। अब जैसे क्लोथ है ना, यहाँ पे मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल वाले, है ना, कपड़ा, कोई मिल है, वो कपड़ा बेच रही है, तो वो क्या करती है, फार्मर रॉ कॉटन उगाता है, उसको स्पिनिंग मिल में करते हैं, फिर फाइनली वो ब्रांडेड कपड़ा निकलता है वहां से, है ना, जो भी प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे ये कपड़ा जो है क्या हो गया, एक तरह से फाइनल गुड, उसका पैसा पे कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई और कंपनी या कोई और दर्जी वगैरह है, वो उसको एज ए, है ना, इनपुट यूज कर रहा है, ठीक है, उसको शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर उसको सेल कर रहा है, तो उस वाले केस में यही कपड़ा क्या हो जाएगा, इट विल बी ए इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, और उसमें ये शर्ट्स या ट्राउजर्स है दैट इज द फाइनल गुड, ठीक है। अब उसके आगे कुछ नहीं होना उस शर्ट का, है ना, उस शर्ट का तो आप क्या बनाओगे, फाइनल बन गई, ठीक है। अगर कुछ बन सकता होता तो वो उस वाले केस में वो शर्ट एक इनपुट हो जाती, एक एज ए इंटरमीडिएट गुड, और फिर फाइनल गुड, ठीक है। तो एक ही बार काउंट करना है उसको, दो बार नहीं। ये सब चीजें हैं, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। ये टी लीव्स हैं, आप, है ना, टी लीव्स लेके आते हो घर पे, आपने निकाला उसको, है ना, टाटा टी के पैसे दिए पैकेट के, निकाला उसको, कंज्यूम कर लिया, आप उस चाय को कहीं सेल नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो फाइनल है उस वाले केस में टी लीव्स। लेकिन उस टी लीव्स का कोई चाय वाला है, उसको चाय बनाने में यूज कर रहा है और फिर उस चाय को सेल कर रहा है और उससे पैसा अर्न कर रहा है, ठीक है। तो उस वाले केस में ये एक इनपुट हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, और वो जो चाय है वो फाइनल गुड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि चाय यहाँ पे क्या है,
है ना, इट विल सर्व एज ए इनपुट, है ना, टू विच वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, आपने जो चाय बनाई उसको फर्दर सेल नहीं कर रहे हो आप, अगर कर रहे हो तो फिर उस वाले केस में वो जो चाय है वो फाइनल गुड कहलाएगी। अदरवाइज आप उसको कंज्यूम ही कर रहे हो विदाउट फर्दर वैल्यू एडिशन, तो वो टी लीव्स विल बी द फाइनल गुड। तो ये चीज इसमें एनसीईआरटी में है। फाइनल गुड भी दो तरीके के होते हैं। अब हम वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इनपुट। जीडीपी में क्या मैटर करता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वही चीजें सेल होगी मार्केट में पैकेज होके। सो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स, एज अनटिल अनलेस आप उसको क्वालिफाई करते हैं। इकोनॉमी में गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, है ना, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं कंज्यूमर गुड्स और ये कंज्यूमर गुड्स? जैसे प्रिंटर है आपके पास, छोड़े उसको, गाड़ी है आपके पास, कौन सी गाड़ी है, मान लीजिए आपके पास है है ना, जो भी है आपके पास, ठीक है, मारुति या जो भी है ना, आप गए मार्केट में शोरूम में, है ना, और आप वहां से नई गाड़ी लेके आए, आपने बदले में उसको क्या दिया, पैसा दिया, एंड यू गॉट बॉट द प्रोडक्ट। उस गाड़ी को आप, है ना, आने जाने के लिए यूज करते हैं, ऑफिस जाने के लिए यूज करते हैं, जहां भी आपको जाना है उसको, ठीक है, एज ए फैमिली कार। ये क्या है, इस गाड़ी को आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम मतलब खा नहीं रहे हैं, लेकिन एक तरह से खा रहे हैं, ठीक है। खरीद के लाए उसको, यूज किया, और उसकी जो शेल्फ लाइफ हो खत्म होने के बाद वो खत्म, ठीक है, उसको यू आर कंज्यूमिंग एवरी डे, थोड़ा 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 करके अगले 10 साल 15 साल कंज्यूम कर लिया ना, कंज्यूमर गुड। यही गाड़ी आप फिर से खरीद के लाए, इस बार आपने क्या कहा कि आई विल स्टार्ट ए कंपनी, है ना, टैक्सी में लगाऊंगा इस गाड़ी को और पैसा कमाऊंगा मैं। सही बात है, कर सकते हैं ना, एंड आई विल स्टार्ट ए, और ना ओला सर्विस है, उबर सर्विस, नेक्स्ट ओला उबर बनाऊंगा मैं इसको, कंपनी को। यहाँ पे जो आपकी वो गाड़ी है, दैट इज ए कैपिटल गुड, ठीक है, कैपिटल गुड, है ना, उसको यूज करके आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है। सो यहाँ पे वही गाड़ी आपकी हो गई कैपिटल गुड। यहाँ पे इससे आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं ना, लोगों को कोई टू एंड फ्रो नहीं लेके जा रहे हैं, आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं, एंड विद दैट इट कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पे तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे उस गाड़ी को यूज करके आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गाड़ी क्या है, आपके बिजनेस का एक ना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और यहाँ पे ये क्या है, इट इज ए कैपिटल गुड, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में यही फर्क है कि कैपिटल गुड फाइनल कंजम्पशन के लिए आपके, उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्दर कोई एडिशन नहीं होता जीडीपी में। जबकि जो कैपिटल गुड होता है उससे आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, उससे कोई आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, उससे आप जीडी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। दिस इज कंज्यूमर गुड, कंज्यूम कर लिया, कैपिटल गुड। तो डिपेंड कर सकता है, एक ही गाड़ी है, एक बार कंज्यूमर है, एक बार कैपिटल है, डिपेंड करता है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपके पास फ्रिज है, तो जनरली कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, एफएमसीजी कहते हैं ना हम लोग, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना, ये सब क्या है, दीज आर ऑल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, है ना, कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको, और क्या है ना, कोई भी चीज आप जो डीमार्ट में खरीद के लाते हैं, दैट्स कंज्यूमर गुड। और कैपिटल गुड की बात कहाँ आती है, जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम लोग फैक्ट्री की बात करते हैं, हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर की बात होती है और यहाँ पे किसी इंडस्ट्री या बिजनेस की बात होती है। तो हमारा फोकस कंज्यूमर गुड पे नहीं रह के हमारा फोकस रहेगा कैपिटल गुड पे, ठीक है। तो गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स था, फाइनल गुड्स था, फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट को छोड़ दिया, फाइनल पे आ गए। फाइनल में भी फिर हमने दो कैटेगरी देखी, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स में कंज्यूमर को छोड़ दिया और हमने कैपिटल गुड्स को पकड़ लिया। तो अब कैपिटल गुड्स की हम लोग ना आगे बात करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता है, इतना आसान नहीं है, जब आप खुद पढ़ोगे क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें और बार बार न्यूज़पेपर में आएंगी। तो फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स,
या कंज्यूमर गुड्स, फूड, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, फॉर पर्सनल, वॉट एवर। ये चेयर आपके घर पे होती ना, तो ये कंज्यूमर गुड कहलाती, और अभी ये यहाँ पे है तो ये कैपिटल गुड है। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि उससे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। और व्हाट इज कैपिटल गुड? दिस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन अ फैक्ट्री, इन अ कंपनी, है ना। फैक्ट्री में जो मशीन लगी हुई है वो कैपिटल गुड है। यहाँ पे जो ये बोर्ड लगा हुआ है ये कैपिटल गुड है। यही बोर्ड आपके घर में, आपके पर्सनल थिएटर में लगा होता तो वहां पे कंज्यूमर गुड होता है ये। ठीक है। ड्यूरेबल इन नेचर, लॉन्ग लास्टिंग होता है ना, वन टाइम एक्टिविटी नहीं की, है ना, कंज्यूम कर लिया आपने उसको। इट इज यूज्ड इन, है ना, इन प्रोडक्शन ऑफ अदर एक्टिविटी। इस बोर्ड से भी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग, है ना। ये इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? इट इज गिविंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज। तो एक फैक्ट्री के अंदर, है ना, अलग अलग तरह की मशीनें होती हैं और उनको यूज करके आप एक फर्दर एक गुड बनाते हो। उस गुड्स को आप देन यूज सेल इन द मार्केट। ठीक है। दे देमसेल्व्स डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। ये कंप्यूटर मैंने यूज किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अब खत्म हो गया, है ना। इट इज स्टिल देयर। या एक फैक्ट्री है ना, वो या जो टैक्सी है आपकी, है ना, फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोटेक्शन। वो आगे देखेंगे क्या है। ठीक है। कैपिटल गुड्स लिख लो आप थोड़ा सा, है ना, लिख लो। तो नेशनल इनकम डालो आप उसमें। नेशनल इनकम पे आऊंगा मैं भी, उससे पहले का पोर्शन है ये। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और यही प्री में आते हैं और आरएस में आते हैं। क्लैरिटी नहीं रहती है तो टिक नहीं कर पाते हम लोग आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोथ था, इट वाज ए फाइनल गुड। लेकिन फिर मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है, इस क्लोथ को भी आपने फर्दर यूज करके उससे एक शर्ट बना लिया, है ना, ट्राउजर बना लिया। तो उसमें फिर ये क्लोथ अगली बार खुद फाइनल गुड ना रह के इंटरमीडिएट हो गया, और जो शर्ट है, ट्राउजर है, दैट हैज बिकम द फाइनल गुड। क्योंकि फिर उस पर फिर लेबल लगेगा उस शर्ट पे और फिर उसको सेल करेंगे आप मार्केट में, है ना। इट विल सोल्ड टू कंज्यूमर फॉर फाइनल यूज। उसका फिर फर्दर कुछ नहीं करेंगे, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। टर्म होता है वैल्यू एडिशन। आप किसी चीज को लेते हैं, उसमें एक प्रोसेस करते हैं, है ना, मशीन्स का यूज करके। ठीक है। और फिर आप उसको सेल करते हैं फॉर एट ए हायर रेट। तो जिस चीज पे आपने खरीदा और उस पे एक्स्ट्रा जो बेचा, वो जो बीच का डिफरेंस है वो वैल्यू एडिशन किया आपने, है ना। जूस वाला जूस निकालता है मार्केट से, मौसमी वगैरह लेके आता है, तो वो क्या कर रहा है? वैल्यू एडिशन कर रहा है उसमें, उसको प्रोसेस करके दे रहा है आपको, है ना। ठीक है। उसका वो पैसा आपसे चार्ज कर रहा है, एक्स्ट्रा मनी, वैल्यू एडिशन का। आप आईपैड पे लिख रहे हो? अच्छा। पिछली बार आपसे बात हुई थी मेरी? नहीं, आप नहीं थे, वो एक और आईपैड पे। रिधिमा। हाँ वो भी, हाँ, उससे बात हुई थी मेरी। हाँ, तो वही मैंने उसको भी कहा था, मैंने कहा आईपैड मत मत लिखा करो। मैं भी लिखता था पहले। ठीक है। उससे ज्यादा ना, उससे राइटिंग सही नहीं आ पाती है ना अपनी। कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट है, एक ही उसमें आप बना सकते हैं, बट लूज शीट पे। हाँ हाँ, इस पे लिख लेता हूँ। ओके। ठीक है। ये हो ही गया, ये तो वही चीज रिपीट हो रही है। ये लिखो आप, फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स है, पीपीटी भी है, और एनसीईआरटी में भी चैप्टर है, वहीं से लिया है मैंने। फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में यूज आते हैं प्रोडक्शन के लिए, और फाइनल गुड्स कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए यूज आते हैं। उससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स से।
फॉर पर्सनल कंजम्पशन, फूड, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, जो भी है ना चीजें जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। और जहाँ पे कोई बिजनेस कोई गुड्स खरीद रहा है, ठीक है, उसमें उसको टैक्स रिबेट भी मिलेगा, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, और उस फिर गुड्स को यूज करके किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, है ना, फैक्ट्री में यूज करके वो कुछ नए गुड्स बनाएगा। हो सकता है वो इन कैपिटल गुड्स का यूज करके तो कंज्यूमर गुड्स बनाता है, मशीन है, और उन मशीनों से गाड़ी निकलती है ना, वेल्डिंग वगैरह होती है। तो वो कैसे बन रही है गाड़ी? वो गाड़ी कैपिटल गुड्स के यूज करके कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं एक्चुअली में, अगर आप देखें तो, ठीक है ना। तो उसको कंज्यूम करता है कंज्यूमर। तो कैपिटल गुड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फैक्ट्री के लिए। अगर कैपिटल गुड्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कैसे करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे? मानते हो कि नहीं, है ना? तो आपको कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी इकोनॉमी के अंदर, व्हाट यू नीड इज कैपिटल गुड्स। तो इंडिया के साथ यही हुआ। सेकेंड 5 ईयर प्लान पूरा होते होते वी वर बाइंग ए लॉट ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स, है ना, बाहर के कंट्रीज से। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो कैपिटल गुड्स चाहिए, है ना। ठीक है, तो इन्हीं कैपिटल गुड्स का यूज करके वी विल मेक दी कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या कंज्यूम होते हैं, है ना, नॉट एग्जैक्टली, नॉट इन अ वन टाइम एक्टिविटी, ड्यूरेबल होते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, मशीनें जो होती हैं फैक्ट्री में, लेकिन धीरे धीरे उसमें टूट फूट होती है, उसका ना वियर एंड टीयर होता है। अगर आप कोई प्रिंटर यूज करेंगे तो वियर एंड टीयर होगा, तो कभी उसका, है ना, लिड खराब हो जाएगा, कभी उसकी, है ना, कार्ट्रिज खराब हो जाएगी। तो वो जो वियर एंड टीयर है उसको आपको ठीक करवाना पड़ेगा हर साल। ये जो वियर एंड टीयर होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन जो टर्म है वो कंज्यूमर गुड्स में यूज नहीं होती है ना, वो कैपिटल गुड्स में यूज होती है, कमर्शियल एक्टिविटी में। ठीक है, तो हर साल जो वियर एंड टीयर होता है कैपिटल गुड्स का, दैट इज व्हाट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ओके, तो उसको आपको डेप्रिसिएशन, जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है एक तरह से, नया उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, सो दे आर ड्यूरेबल इन नेचर, है ना, लंबे 10 साल 5 साल तक चलेंगे। लाइक टूल्स, मशीन्स, रोड बिल्डिंग वगैरह, कैपिटल गुड्स। दे मेक प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज पॉसिबल, उसके बिना अदर कमोडिटीज नहीं बना सकते आप। दे देमसेल्व्स डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, दे आर नॉट लाइक इनपुट्स, है ना, वो इनपुट्स नहीं है। ठीक है, कि वो कंज्यूम हो गए, वो तो मशीनें हैं, उनको यूज करके यू मेक अदर गुड्स। ठीक है, अगर वो कंज्यूम हो जाएंगे तो फिर वो कहीं के फाइनल गुड्स हैं। हाँ, वीर एंड टीयर उसका होता है। ठीक है, ये गुड्स हैं, और इस गुड्स में फिर आप कोई इनपुट यूज करते हैं, है ना, आटा हो गया, आटे की चक्की जो हो गई वो तो कैपिटल गुड हो गया, और उसमें जो आटा जाएगा वो इनपुट हो गया। तो आटे का ट्रांसफॉर्मेशन होगा गेहूं का, है ना, नॉट नॉट दैट चक्की की मशीन आटा बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसका लेकिन वियर एंड टीयर होगा, खराब हो जाएगी, कोई बुल्ट निकल जाएगा। सो वो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उसको फिर आपको रिपेयर मेंटेनेंस करवाना पड़ता है उसका, कैपिटल गुड का। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने लिखा है, बाकी एनसीईआरटी भी किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ये चीजें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब अखबार में कोई टर्म आती है कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड, सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड, है ना, कि उसमें क्या कहना चाह रहा है एफएमसीजी। ठीक है, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कैपिटल गुड मतलब किसी फैक्ट्री की, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। लिख लिया होगा आपने, है ना, इतना देर नहीं लगाना है अब इसमें। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स का यूज कहाँ करते हैं? कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मशीन्स, टूल्स, they do not get consumed or transformed but they undergo wear and tear। ये लाइन ऐड कर लो आप उसमें। दे कैपिटल गुड्स खुद दूसरे गुड्स बनाने में यूज होते हैं, बट दे आर नॉट इनपुट्स, है ना, जैसे मशीन्स की हेल्प से दूसरे गुड्स बनाते हैं। सो वो खुद कंज्यूम नहीं होते हैं, बट यस दे, टूट फूट तो होती है उसमें, मशीन के पार्ट्स रगड़ेंगे, उसकी ब्लेड चेंज करनी पड़ेगी आपको, है ना, नया उसका टूल का कोई बोल्ट निकल गया वो लाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें वियर एंड टीयर। सो दैट वियर एंड टीयर इज व्हाट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो कॉमर्स में टर्म यूज होता है, वहां हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वी शुड नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन। जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है कैपिटल गुड का, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है,
तो हर साल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें से कुछ प्रोसेस तो डिप्रिसिएशन में चला जाता है उसको कॉम्पनसेट करने में। ठीक है यहाँ तक। वो आपकी सिस्टर है, वो नहीं आ रही है क्या? वो वहीं से ऑनलाइन? अच्छा हाँ, उसने तो कर रखा है ना, वाजीराम क्या आपने उस दिन। हाँ ठीक है। ये कंजम्पशन वगैरह वगैरह, ये वही चीज है ना। कैपिटल गुड्स डू नॉट, है ना, दे डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, रादर दे अंडरगो वियर एंड टीयर, टूट फूट होती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। दे आर परचेज बाय नॉट बाय कंज्यूमर्स बट बाय बिजनेसेस, फैक्ट्री ओनर्स, है ना, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए। तो आपको इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो व्हाट काइंड ऑफ गुड्स यू नीड टू फोकस ऑन, तनु? अगर आपको इंडिया को ग्रो करना है और विकसित भारत बनाना है, जब तक आप रिटायरमेंट तो नहीं होगा आपका तब तक लेकिन आधा करियर, तो उस वाले भारत में कौन से गुड्स पे ज्यादा फोकस करोगे एज ए पॉलिसी मेकर, कैपिटल या कंज्यूमर? कैपिटल गुड्स से, है ना। कंज्यूमर गुड्स तो कंजम्पशन हो गया, उससे तो कोई फायदा नहीं होता है देश को ज्यादा। ठीक है। तो यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही उसकी बात करें। ठीक है ना। ज्यादा कंज्यूम करोगे, है ना, ज्यादा नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स करोगे, पिज्जा वीजा खाओगे, तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा कहाँ फोकस करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए, कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए। ठीक है। तो कंजम्पशन को कम से कम रखा था हमने, स्पेशली जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, है ना, हमने बैन लगा दिया कि आलतू फालतू की चीजें नहीं, जो बेसिक कोर इंडस्ट्रीज है वहां फोकस करेंगे और कैपिटल गुड्स पे फोकस करेंगे, यानी कंजम्पशन पे नहीं। अब गवर्नमेंट ने आपको खुला छोड़ रखा है डिप्रिसिएशन। ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स में जो आप पैसा लगाते हो, वो पैसा आपका जाया नहीं होता है ना, वो पैसा आपका वेस्ट नहीं है जो कैपिटल गुड्स में लगाते हो। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स में लगाते हो, उससे तो कुछ नहीं होना, उसको एंजॉय किया और वो पैसा एक तरह से यूज हो गया। ठीक है। सो जो पैसा आप कैपिटल गुड्स में लगाते हो, दैट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर ना। कोई कंट्री अगर वेलफेयर मेजर्स पे कम पैसा खर्च करता है, वेलफेयर पे करना चाहिए, आफ्टर ऑल वी आर ए वेलफेयर कंट्री, है ना, डीपीएसपी इसी की बात करता है कि इंडिया विल क्रिएट ए वेलफेयर नेशन। लेकिन आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं उसको भी दे रहे हैं, है ना, सबको फोन बांट रहे हैं, उससे कुछ होना नहीं है। ठीक है। आपको वोट मिल जाएंगे बट दैट विल नॉट इंक्रीज जीडीपी का साइज या उससे कंजम्पशन। ठीक है। सो कंज्यूमर गुड्स में जो पैसा लगाते हैं वो कंजम्पशन में चला जाता है, लेकिन कैपिटल गुड्स में जो पैसा लगाते हैं वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि और ज्यादा कैपिटल गुड्स में पैसा लगाएं, क्योंकि दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, वेर एज कंज्यूमर गुड्स इज फॉर मोर फॉर इंजॉयमेंट ऑफ द कंज्यूमर, उससे कोई आगे कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। दोनों ही जरूरी है, बट आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, खरीदेगा नहीं तो क्या मतलब है। ये हो गई चीजें। डिप्रिसिएशन क्या है? कैपिटल गुड्स का जो रेगुलर जो मशीनें चलती हैं फैक्ट्री में, शॉप फ्लोर पे हर साल, तो उसमें चीजें बदलनी पड़ती हैं, पार्ट्स बदलने पड़ते हैं, वेयर एंड टीयर होता है, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। सो एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ ए कैपिटल गुड इज व्हाट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हर साल कुछ कुछ होगा। अगर कोई मशीन 10 साल उसकी लाइफ है और वो 1 लाख रुपए की मशीन है, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय उसकी जो लाइफ है 10, तो हर साल 10,000 एक तरह से उसमें कम होता जाएगा, या वो पैसा आपको अलग रखना पड़ेगा सो दैट 10 साल बाद आप फिर से 1 लाख की मशीन खरीद सकें, है ना। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल जो उसकी आपने जब उसको फर्स्ट टाइम खरीदने गए मार्केट में उस मशीन को, और एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है उसकी, कितने साल तक वो काम आएगी, यूजफुल लाइफ कितना है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एक साल में कितना अलाउंस करना पड़ेगा। ठीक है ना। डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? रेगुलर नॉर्मल वियर एंड टीयर। आग लग गई, है ना, किसी ने गुस्से में आके तोड़ दिया मशीन को, दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन, है ना, दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन। वही लिखा है, सडन अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल ड्यू टू एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा इज नॉट डेप्रिसिएशन। वो तो रेगुलर बिजनेस प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम आ रहा है, तब जो उसको वियर एंड टीयर हो रहा है, दैट इज डेप्रिसिएशन। लिख लिया आपने? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कार एक कंजम्पशन गुड है या फिर कैपिटल गुड है? डिपेंड्स।
है ना, आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए एज ए बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, फैमिली के लिए, या वो गाड़ी आपकी जो फ्लीट है, जो आपका बिजनेस है उसका पार्ट है, टैक्सी बिजनेस का, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इट कुड बी कैपिटल एज वेल एज कंजम्पशन गुड। ओला उबर वाले तो इसी से पैसा कमा रहे हैं, है ना। वो घर वाले कह रहे हैं कि आप मत खरीदो गाड़ी, क्या फायदा गाड़ी का, उससे अच्छा है ना उसका कहीं एजुकेशन में लगाओ या इस तरीके से। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है न्यूज़पेपर्स में, प्री में, एग्जाम में, है ना, अपने को पता होना चाहिए, विच आगे भी पढ़ेंगे, विच इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा फोकस किस पे है, वी वांट टू फोकस ऑन जीडीपी। जीडीपी में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज से मतलब है हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो कैसे बनते हैं, कैपिटल गुड्स की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, और उसमें वी नीड सर्टन, कैपिटल के अलावा और भी कुछ चीजें चाहिए, तीन। तो टोटल कोई भी चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसमें चार चीजें चाहिए होती हैं उसको फिजिबल बनाने के लिए। उस चार चीजों को क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं वो चार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? फर्स्ट इज, मतलब कोई ऐसा उसका क्रम नहीं है, वन इज लेबर। आपको मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं, somebody has to be there चलाने के लिए उसको, मानते हो कि नहीं? तो लेबर चाहिए। आप, है ना, आप पुराने टाइम में हो, यूएस के अंदर कॉलोनी में हो और आप प्लांटेशन के ओनर हो, तो वहां पे लेबर चाहिए आपको कॉटन पिक करने के लिए, है ना। तो लेबर तो चाहिए ही चाहिए। उस लेबर को आप हायर करोगे तो बदले में क्या दोगे उसको? पैसे देने पड़ेंगे। क्या दोगे? उस पैसे को क्या कहते हैं, क्या देनी पड़ेगी? वेज, सैलरी, है ना। ठीक है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? वेज। उसको बदले में क्या देना पड़ेगा? वेज। तो ये उस फैक्टर की क्या हो गई? इनकम हो गई। फैक्टर क्या है? लेबर है, और उसकी उस फैक्टर की इनकम क्या हो गई? उसके बदले, है ना, वेज, जो उसको रिम्यूनरेशन मिले। ऐसे ही और क्या चाहिए आपको? लैंड चाहिए, कहीं तो फैक्ट्री लगाओगे ना, लैंड तो चाहिए, उसी पे होगी, हवा में तो चीजें होंगी नहीं। तो आपके पास लैंड नहीं है तो क्या करोगे? है ना, रेंट पे लेना पड़ेगा। सो दिस इज फैक्टर का जो फैक्टर इनकम है, दैट इज रेंट। तीसरा, खाली पेट भजन नहीं होते ना, या क्या बोलते हैं, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। पैसा तो चाहिए, कैपिटल तो चाहिए। उसी कैपिटल से आप कैपिटल गुड्स खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे। ठीक है, ठीक है, तो पैसा आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो बैंक के पास जाओगे, लोगों से लोगे, जो भी है। ठीक है, अपने बैंक के पास गए, फैमिली फ्रेंड के पास, इन्होंने आपको कैपिटल दिया, बदले में क्या चार्ज करेंगे वो लोग आपसे? इंटरेस्ट। वो कैपिटल तो लेंगे लेंगे बाद में, बट दे विल चार्ज यू। अदरवाइज वो आपको क्यों देगा पैसा मुफ्त में? फैक्टर इनकम मिलेगा तभी तो फैक्टर, है ना, उसका कॉस्ट है हर चीज का इकोनॉमी में, नथिंग इज फ्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो है आप। ठीक है, आपका आइडिया है, मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, पैसा मैंने एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए, डेवलपर्स भी हायर कर लिए, है ना, लैंड फैक्ट्री भी लगा दी है। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इतना सब सरदर्द क्यों कर रहा हूँ? प्रॉफिट के लिए। अब जो बिजनेस को मुनाफा होगा वो मुनाफा किसका है? ये जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो आप, है ना, ये जो बिजनेस कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये आप हो एज ए बिजनेसमैन, आपका क्रिएटिव आइडिया है, आप जो उसमें, है ना, रिसोर्स पुट इन कर रहे हैं, ठीक है, आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका फैक्टर इनकम क्या है? प्रॉफिट। तो ये चार फैक्टर, किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में, यू नीड फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, विच इज लेबर, लैंड, कैपिटल एंड फाइनली दी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, somebody has to go and get the things done, that is called entrepreneurship। क्यों करेगा? क्योंकि हर फैक्टर के उसके बदले में क्या मिलेगा? उसका एक रिम्यूनरेशन मिलेगा। लेबर में वेज, लैंड में रेंट, है ना, और ये, ठीक है, इंटरेस्ट एंड। कैपिटलिस्ट जो कंट्री होते हैं और जो सोशलिस्ट कंट्री होते हैं, ठीक है, उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये जो चारों होते हैं, ये किसके हाथ में होते हैं? कैपिटलिस्ट कंट्री के केस में। एंड सोशलिस्ट कंट्री जो हमने पढ़ा था ना, इंडिया ने जो मॉडल अपनाया,
यहाँ पे ये किसके हाथ में होते हैं और यहाँ पे किसके हाथ में होते हैं? कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में होते हैं, मतलब बिजनेसेस या प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो ओन करते हैं, फैक्ट्रीज को, बैंक्स को। यहाँ पे कौन ओन करता है उसको? लैंड को, कैपिटल को। सरकार के बैंक है, सरकार का पैसा है, सरकार ही डिसाइड करेगी किसको क्या, है ना। तो यहाँ पे वो ओन्स दिस ऑल दिस स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, नॉट राजस्थान स्टेट, गवर्नमेंट या पीपल या सोसाइटी। ये बेसिक फर्क है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट कंट्री में। यहाँ पे सरकार डिसाइड करेगी, यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा, एंड द प्राइवेट प्लेयर्स विल ओन द मींस ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे सोसाइटी विल ओन द मींस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो यही चीज लिखा है मैंने। देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल। लिख लो आप इसको, हल्का हल्का, थोड़ा सा अपने को याद रहे। वी शुड बी एबल टू टिक इन द एग्जाम। लैंड में क्या आ गया? एक तो लैंड आ गया खुद भी, और उसमें जो रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स, फॉरेस्ट, है ना, जो भी उसमें से और निकल रही हैं और बाकी की चीजें हैं। लेबर तो लेबर है ही। कैपिटल में, कैपिटल में पैसा आ गया, खुद मनी, और उससे जो आप टूल्स खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, अदर फिजिकल एसेट्स खरीदते हो, और उसकी हेल्प से देन यू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप में नथिंग, जो आप तीनों चीजों को, आपके आइडियाज को यूज करके कंबाइन कर रहे हो और उससे प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है, एबिलिटी है, रिसोर्सफुलनेस है, दैट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और विद द एक्सपेक्टेशन दैट यू विल अर्न सम प्रॉफिट, और लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका है। तो चार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए किसी भी इकोनॉमी के अंदर। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज इकोनॉमीज में दे आर ओन्ड बाय, है ना, सोसाइटी, स्टेट। और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा हमारा था 90s से पहले, उसमें कुछ चीजें स्टेट और कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर। ठीक है यहाँ तक? ये ABCD है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, ठीक है। उसके बेसिस फिर आप डिस्कशन करते, कोई भी चीज आती है न्यूज़पेपर में, है ना, आगे बुक्स में आप पढ़ोगे। तो आपका RBI का पेपर में कितने कम मार्क्स से कम रह गए आप? वो तो जैसे प्री पूरा होता है उसके बाद उसी टाइम मार्कशीट आ जाती है ना। अच्छा। हाँ। हाँ। किसके 15 दिन बाद? अच्छा अच्छा, हाँ आएगी। RBI में बहुत बहुत, है ना, सर्टन, एकदम सर्टन तरीके से चलता है। 15 दिन में प्री, जैसे प्री हो गया, फिर 15 दिन में मेंस, फिर अनदर 15 डेज में, है ना, सब। वहाँ ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना बैठे हैं, आएगा आएगा। अगर आपने तैयारी 6 महीने पहले कर रखी, तब तो आप मेंस निकाल लोगे, क्योंकि प्री के जस्ट बाद मेंस हो जाता है वहाँ पे, है ना, RBI में। अदरवाइज वो नहीं होनी। फॉर्मेट का ना, भाई किस, भाई आप घर से कहाँ जाते हैं, वो दूर आता है कहीं, वहां आप जाते हो, फिर वो एडमिशन कार्ड चेक करते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, प्रिंट लेना भूल जाते हैं, सोचते हैं सुबह लेंगे, सुबह नेट नहीं आता, उस दिन एग्जाम हो जाता है तो नेट ऑफ कर देती है सरकार। ठीक है, फिर आप भागते हो, कैफे वैफे कोई मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये सब गलतियां होती हैं, फिर सेंटर पे पहुंचते हो, वहाँ कंप्यूटर अलॉट होता है। क्योंकि जो लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था ना 15 में, 16, हाँ 15 वाला, तब ये ऑनलाइन होने लग गया था, जैसे आपका हुआ है ना। तब वो वाइट शीट देते हैं, उसी में आप, जैसे ये पेपर है ना, इसी में आप कैलकुलेशंस करते हो। तो कई बार आपको ऐसा मिल जाता है कंप्यूटर्स में, वो माउस काम नहीं करता है प्रॉपर, या वो स्लो चलता है सिस्टम ना, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने की होती हैं एग्जाम से पहले ही, चेंज करा लो, आप रिप्लेस करा लो। RBI में तो शायद ये भी अंगूठा भी लगवाते हैं ना उसमें, कि आप फर्जी तो नहीं कि देने कोई आ रहा है एग्जाम और फिर
हाँ, ये सब चीजें बड़ा स्ट्रिक्ट है इसमें। है ना। हाँ। तो आपका सेंटर कहाँ आया था यहाँ पे? बालाजी कॉलेज। हाँ ठीक। ऐसे ही आते हैं इसमें तो दूर दूर। फिर दो पारियों में हुआ आपका दो फेजेस में होता है सेम डे, या एक ही पेपर होता है? एक ही पेपर था, वो मेंस में है फिर, है ना। तो आपका कौन सा उसमें वीक, उसमें सेक्शंस आते हैं क्यूए डीआई वगैरह, तो किस में स्ट्रगल किया आपने? और जीके? या तो आता है नहीं आता है, सोचने की बात ही नहीं है ना, या तो आता है या नहीं आता है। ठीक है। लेकिन जीके इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, थे या आते हैं अभी। उसमें आपको 50 लाने पड़ेंगे, सो देन ओनली आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होगा उससे। है ना, सेक्शनल तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद ओवरऑल को कट ऑफ को क्लियर करना है, दैट इज व्हेन जीके प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। उसके लिए एक वेबसाइट आती है gktoday.com, उसी में से क्वेश्चन आते हैं सारे। आपने देख रखा है क्या? हाँ, वो तब से आती है, और जब से मैंने दिया और अभी भी वो वैसी की वैसी वेबसाइट है। और उसी में से क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग, सेबी के, नाबार्ड के, जीके वाले क्वेश्चन। तो बहुत, है ना, छोटे छोटे हैं कि भाई ये पढ़ लो, हाँ हो गया, बस। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, रेवेन्यू करना है, ये सब झंझट नहीं है वहाँ। ठीक है। आगे। सो क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? दे आर द रिसोर्सेज दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्दर इकोनॉमी कहाँ से बनेगा? एंटिल अनलेस यू हैव दीज फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, then only you can undertake economic activities. ठीक है, this is what are used to produce goods and services in the economy. Next important concept, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है ना। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे भी निकालते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस पे भी निकालते हैं, जीवीए फैक्टर कॉस्ट पे भी निकालते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, और मार्केट प्राइस पे भी निकालते हैं। दोनों में क्या फर्क है? देखो, बहुत बेसिक है, नथिंग, है ना, रॉकेट साइंस। फैक्टर कॉस्ट क्या है? ये जो भी फैक्टर मैंने आपको बताया, इनकी जो कॉस्ट है ना, दैट इज अ फैक्टर कॉस्ट। जब कोई गुड्स बनाते हैं, है ना, कोई चीज बनती है, तो उसमें फैक्टर्स यूज होते हैं। थोड़ा सा लेबर यूज हुआ, थोड़ा सा कैपिटल यूज हुआ, थोड़ा सा लैंड यूज हुआ, है ना, थोड़ा सा आपके आइडियाज यूज, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। ठीक है, तो उसमें आपने रेंट भी यूज कर लिया, जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी ऐड कर लिया, वो सब मिला के क्या आ गया उसका, गुड्स का फैक्टर कॉस्ट। और मार्जिन भी उसी का पार्ट है, ठीक है, पहले से। तो आप जब मार्केट में वो चीज खरीदने जाओगे, मतलब ध्वनि, तो फैक्टर कॉस्ट पे तो देगा नहीं आपको कोई। क्यों? सरकार भी तो है, मेरा हिस्सा कहाँ है ना, टैक्स तो लूंगा मैं। तो सरकार उस पे क्या लेगी? फैक्टर कॉस्ट पे टैक्स लेगी। ठीक है। और कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जो अफोर्डेबल नहीं है और एसेंशियल गुड है, तो सरकार क्या करेगी? उस पे सब्सिडी देगी। तो चीज तो वो हो सकता है सब्सिडी, है ना, हो सकता है वो पेट्रोल का कॉस्ट, अब अपने को एलपीजी में सब्सिडी मिलती है ना, सिलेंडर तो हायर कॉस्ट में, लेकिन सरकार क्या करती है? फैक्टर कॉस्ट चार्ज नहीं करती आपसे, फैक्टर कॉस्ट में से कुछ सब्सिडी देके उस पे सेल करती है सरकार आपको एलपीजी का सिलेंडर, है ना, एसेंशियल जो गुड्स हो गए। ऐसे कुछ और गुड्स होते हैं उसमें, है ना, वो गुड है, प्लस उस पे जीएसटी लगेगा, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और दैट इज द फाइनल कॉस्ट। तो ये सब मिला के जो कॉस्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड योर मार्केट प्राइस। मार्केट में किस प्राइस पे मिल रहा है आपको, उस पर टैक्स भी लगेगा, और अगर उसमें सब्सिडी है तो सब्सिडी माइनस हो जाएगी, टैक्स है तो ऐड हो जाएगा। टैक्स से प्राइस बढ़ेगी और सब्सिडी से प्राइस घटेगी। दैट इज योर फाइनल मार्केट प्राइस। तो यही चीज लिखी हुई है इसमें। इनडायरेक्ट टैक्स कुछ भी हो सकता है, कस्टम ड्यूटी हो सकता है, जीएसटी हो सकता है ना, उसको मैंने आईडी इनडायरेक्ट टैक्स यूज कर लिया एक तरह से टर्म। ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। मैं बिजनेसमैन हूँ, भाई मैंने फैक्ट्री लगाई है तो मुझे कुछ मार्जिन भी चाहिए, तो वो मैंने एज ए प्रॉफिट ऐड कर लिया। कुछ मेरे को, है ना, बैंक को लोन भी चुकाना, इंटरेस्ट में भी जाएगा, वो पैसा भी मैं इसमें ऐड करूंगा, तो फाइनल कॉस्ट प्लस उसमें मेरा मार्जिन,
दैट इज द टोटल फैक्टर कॉस्ट। लेकिन मार्केट में फिर सरकार भी, जैसे फैक्ट्री के बाहर मेरा गुड्स जाएंगे, सरकार बोलेगी टैक्स, टैक्स दो, और फिर उसपे वो है ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, वो आप पे उस पे मिलेगा आपको। और अगर एसेंशियल गुड है तो सरकार हो सकता है आपको उस पर सब्सिडी दे, रिबेट दे, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट हमेशा, मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा जरूरी नहीं है ना। डायरेक्ट टैक्सेस लगने से वो बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसमें सब्सिडी है तो कम भी हो सकता है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से, है ना। तो जो डिफरेंस है, बिजनेसमैन तो नुकसान नहीं उठाएगा, वो सरकार फिर उसको है ना बदले में उसको रिम्बर्स करेगी, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को करती है, प्राइवेट कंपनीज, ऑयल कंपनीज को करती है, सरकार अपनी पॉकेट से पैसा देती है ना, डेफिसिट, कि भाई आप तो महंगा है तेल, लेकिन मैं आपको सस्ते में बेचने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आप कस्टमर से मतलब मैं दूंगा आपको, सरकार देती है, फिर वो सब्सिडी का बर्डन किसकी पॉकेट पे जाता है, सरकार। तो इसीलिए फिर हमारी फिस्कल पोजीशन खराब हो जाती है, सरकार का बजट बिगड़ जाता है, ज्यादा सब्सिडी सब्सिडी करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिसमें मार्केट में वो चीज मिल रही है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट हुआ है जिसपे आपको फैक्ट्री ओनर को जो कॉस्ट पड़ रही है। ओके, फिर उसमें डायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे और सब्सिडी माइनस हो जाएगी। यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, व्हाट इज जीडीपी। अब मेन एबीसी पूरा हो गया, अब मेन चीज जीडीपी जीपी, जो भी हम जितने भी जी हैं सारे, इसमें अभी हम लोग है ना देख लेते हैं। बताइए व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी। पहले तो इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं ना, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है ये, इक्वेशन आ जाती है आरएस में भी आ जाती है फ्रीक्वेंटली। व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी। दिस इज ग्रॉस, मैं याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको तरीका। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, जो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है। तो एक साल में आपने टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं सारे इंडियंस ने मिलके, इंडियंस ने मिलके मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज बने हैं, दैट इज द क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट। थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों में। क्या फर्क है, वो नेशनल और वो डोमेस्टिक है। डिपेंड करता है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ये इंडिया है और ये दुनिया है, धरती है ना, अर्थ है, इसमें एक इंडिया है बीच में। ओके, इस इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं। ओके, वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, तो एक साल में इंडिया की बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। और यहाँ बगल में से है ना नेपाल है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो यहाँ के जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ बन रहे होंगे वो किसका पार्ट है, पाकिस्तान के जीडीपी का। यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में बन रहे हैं बांग्लादेश की टेरिटरी में, वो किसका पार्ट है, बांग्लादेश का। क्लियर है। सो एक साल में किसी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनते हैं, दैट इज द टोटल इनकम या टोटल जो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एक साल का। देन व्हाट इज जीएनपी, हल्का सा फर्क है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल वर्ल्ड। हम लोग है ना प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, ठीक है, बाहर के लोग हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, हमारे लोग बाहर फैक्ट्री लगाते हैं, इंडियंस बाहर भी काम करते हैं, फॉरेनर्स इंडियंस में काम करते हैं। ओके, सो ऐसा इट इज वेरी मच पॉसिबल कि टाटा का प्लांट यहाँ है इंडिया में और टाटा का प्लांट बांग्लादेश में भी है। तो यहाँ पे जो टाटा का प्लांट है और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है वो बांग्लादेश के जीडीपी का पार्ट है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो गुड्स एंड सेल सर्विसेज को सेल करेगा और उससे जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। तो अल्टीमेटली तो हमारी इनकम ही बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एप्पल वालों ने फैक्ट्री लगाई तमिलनाडु में, है ना, कहीं पे साउथ में, या है ना बहुत सारे ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, किया की है मान लीजिए, है ना उसकी और कौन कौन सी हैं इंडिया में, हुंडई वगैरह के प्लांट हैं, है ना, फॉक्स वैगन का है, स्कोडा का है पुणे में, चाकन में मान लीजिए। तो ये लोग गाड़ियां बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं इंडिया में।
इंडिया का जीडीपी बढ़ा रहे हैं, बट अगर आप देखें अल्टीमेटली वॉट एवर प्रॉफिट दे अर्न, ये लोग अपने अपने कंट्री में लेके जाएंगे इस प्रॉफिट को, तो इंडिया की इनकम में से तो माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कुछ पैसा इंडिया में आएगा और कुछ कुछ पैसा इंडिया के बाहर जाएगा, तो नेट इंडिया में कितना पैसा आएगा वो आप जीडीपी में ऐड कर दीजिए, देन दैट विल गिव यू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना। बाहर से कुछ पैसा इंडिया से बाहर गया, कुछ पैसा बाहर से अंदर आया, नेट पैसा बाहर से इंडिया में कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इंडिया की इनकम को बढ़ाएगा। अगर वो माइनस है तो इंडिया के जीडीपी को घटाएगा। सो व्हाट इज जीएनपी? इंडिया के रहने वाले लोग, चाहे वो इंडिया में है, इंडिया के नेशनल्स या इंडिया के नेशनल्स बाहर काम कर रहे हैं, टोटल एक साल में हम लोग सब लोग मिलके कितना पैसा कमा रहे हैं, दैट इज आवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि जीडीपी में बाहर की कंपनी जो यहाँ लग रही हुई हैं वो ऐड हमारे इंडिया में ऐड हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली दैट विल इनकम विल गो आउटसाइड, है ना। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे और बाहर से जो पैसा आएगा उसको हम, है ना, हमारे इंजीनियर्स बाहर काम कर रहे हैं वो वहां के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली दैट मनी विल कम टू इंडिया, तो दैट विल ऐड टू इंडियाज इनकम। गल्फ से जो पैसा आ रहा है, सो इंडिया का जीएनपी। ठीक है, तो दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे फॉरेनर्स बना रहे हैं चाहे इंडियंस बना रहे हैं, वो इंडिया के जीडीपी में पार्ट होगा और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं प्लस जो बाहर से पैसा आ रहा है वो ऐड माइनस जो इंडिया से बाहर जा रहा है, दैट विल गिव यू योर नेशनल, एक तरह से ग्रॉस नेशनल इनकम या नेशनल इनकम, जीएनपी। दोनों में स्लाइड डिफरेंस है, डिस्कशन में हम जीडीपी भी बोल देते हैं जीएनपी बोलते हैं, लेकिन डेफिनेशन के वाइज ये इसमें फर्क है। तो व्हाट इज जीडीपी? व्हाट इज जीडीपी? टोटल, आपने फोन बनाए, पेन बनाए, गाड़ियां बनाई, आपने सर्विसेज दी, रेस्टोरेंट सर्विसेज दी, टूरिज्म सर्विसेज दी, टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए फाइनल, नॉट इंटरमीडिएट, एक साल में उसका रुपीज में वैल्यू। भाई आप क्लोथ्स को और नंबर ऑफ गाड़ियों को ऐड नहीं कर सकते, पहले क्लोथ्स को इनटू उसका प्राइस प्लस गाड़ियां इनटू उसका प्राइस, उसको ऐड किया, तो टोटल जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए विद इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी इन ए ईयर, दैट इज कॉल्ड दैट कंट्रीज जीडीपी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज आपने बनाए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट इज जीडीपी। इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि तो फाइनल गुड में एडेड है ऑलरेडी, है ना, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो डबल काउंटिंग नहीं हो इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया जीडीपी। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे हो सकता है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे हो सकता है, डिपेंड्स आप टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं टैक्सेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है, ऑल इज वेल। ठीक है, अब रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी अभी देख लेते हैं ना, इस पे भी आते हैं, पहले हम लोग एक बार जीएनपी देख लेते हैं। हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो जो इंडिया के जो टोटल सिटीजन्स हैं वो टोटल कितने, है ना, जो कहीं पे भी लोकेटेड है वर्ल्ड में, इंडिया में बाहर में, टोटल अल्टीमेटली हम लोग सब लोग मिलके कितना पैसा कमा रहे हैं एक साल में, है ना, वो जीएनपी होगा। सो कैसे आएगा? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो तो हमें ऐड करेगा जितने ज्यादा हमारे लोग होंगे बाहर, माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन इंडिया, वो बाहर लेके जाएंगे तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो नेट कितना आएगा? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस जो इंडिया से बाहर गया, तो नेट आ गया। तो एनएफआई ये कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे, अब ये माइनस भी हो सकता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। ठीक है, क्योंकि डिपेंड्स, चाइना वाले तो जम के काम कर रहे हैं, है ना, हर जगह फैले हुए हैं, वो तो नेट लेके ही आ रहे हैं बाहर, है ना। कोई कंट्री हो सकता है जिसमें, है ना, हो सकता है नेट आउटफ्लो हो रहा हो, तो उस वाले केस में ये क्वांटिटी नेगेटिव होके जीएनपी कम हो जाएगा। तो डिपेंड्स कौन सा क्या है। इंडिया के केस में जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी, क्यों? अल्टीमेटली आउटफ्लो ही होता है इंडिया से, तो, है ना।
ठीक है, बाहर की कंपनियां इतना है, इंडिया में वो बाहर के लोग हैं, इंडियन कंपनीज है मेनली मैन्युफैक्चरिंग, वो दे सेल मोर ना इन इंडिया, ना कि हमारी जो कंपनीज है बाहर वो बाहर इतना सेल नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली पैसा बाहर जा रहा है इंडिया से। तो दैट्स वाई ये टर्म क्या होगा, ये एक्चुअली में नेगेटिव रहता है हमारे केस में यहाँ पे, है ना। तो जीडीपी माइनस नेगेटिव टर्म होगा ना, तो जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी इंडिया के केस में। ठीक है, इंडिया के केस में। तो ये आ गया हमारा एक तरह से टोटल, एक साल में हम सब लोगों ने मिलकर कितना पैसा कमाया, कितना नेशनल इनकम किया हमने। लेकिन ये सारा पैसा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, क्यों? डिप्रिसिएशन भी हो रहा है ना। हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, जीडीपी बनाया, जीएनपी बनाया, लेकिन कुछ हमारी मशीनों का वियर एंड टीयर हो रहा है, तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो तो कहीं काम नहीं आ रहा है। वो सिर्फ उस मशीन को चालू हालत में बनाए रखने के लिए हम लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब आप जीडीपी में से या जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो फिगर आती है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, है ना। कोई भी ग्रॉस है, उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन, है ना, वियर एंड टीयर माइनस करते हो, तो व्हाट यू गेट इज नेट। ठीक है, अल्टीमेटली यही तो पॉकेट में आ रहा है, बाकी तो डेप्रिसिएशन में चला गया कुछ पार्ट उसका। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, है ना, एक दिन में। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसा कोई टफ नहीं है, एक दो बार आप पढ़े हुए ना आपको घर पे जाके, तो प्लस आप यूज टू हो जाओगे टर्म से, जैसे मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, फिर न्यूज़पेपर में आएंगी, फिर हम सिलेबस का पार्ट है तब पढ़ेंगे, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये एनसीईआरटी में से ली डेफिनेशन मैंने, प्योर। एडम स्मिथ का नाम सुना आप लोगों ने? कौन है? फादर ऑफ, हाँ, एक है ना, जो ये सब्जेक्ट इकोनॉमी वाला एक तरह से, इनकी फेमस किताब है कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, वो फ्री मार्केट की बात करते हैं वो, है ना, एक तरह से। हो गया यहाँ तक? ये सब चीजें हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे आज इसमें। आपको जीडीपी जीएनपी की डेफिनेशन बता दी, बाकी बाद में देखेंगे इसमें नेक्स्ट। ओके। हाँ, सेल कम हो गए, आखिरी सांसें ले रहा है, ब्लिंक कर रहा है ना, एसओएस। ठीक है। हाँ, अब नेशनल इनकम हो गया, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया और क्या कवर करूंगा मैं इसमें डेफिनेशंस में? भाई मैंने सुबह वो लिखवाई ना ये बेसिक चीजें का, इन्फ्लेशन एंड टाइप्स, फिर नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है क्या? इसके बाद एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, हाँ हाँ। ग्रोथ नापने के लिए जीडीपी चाहिए ना मुझे, ग्रोथ नापने के लिए जीडीपी चाहिए ना, जब वेन यू से ग्रोथ हो रहा है मतलब जीडीपी ग्रो कर रहा है, वेन यू से ग्रोथ नहीं हो रहा है मतलब जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये यही तो है व्हाट इज। ठीक है, इकोनॉमी का जो साइज है दैट इज अ जीडीपी। तो इंडिया का इकोनॉमी हम कितना बना देंगे, 5 ट्रिलियन डॉलर बना देंगे, तो व्हाट इज 5 ट्रिलियन डॉलर? जब हम लोग कहते हैं कि इंडिया को हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर बना देंगे, तो व्हाट इज 5 ट्रिलियन डॉलर? कि इंडिया का जीडीपी हम लोग, है ना, इकोनॉमी का जो साइज है, एक साल में हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, 5 ट्रिलियन डॉलर के बनाएंगे हर साल। ठीक है, तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज अभी हम कितना बना रहे हैं, 3.5 ट्रिलियन डॉलर बना रहे हैं, 3.5 ट्रिलियन डॉलर। अभी हम बहुत पीछे हैं, है ना, फिफ्थ नंबर पे इंडिया का जीडीपी। ठीक है, तो जब हम लोग इतने गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, जब हमारे यहाँ पे इतने बिजनेसेस होंगे सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री में, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। जीडीपी ग्रो करेगा मतलब एक तरह से आपका टोटल
तो हम लोग जब हम ये कहते हैं ना कि इंडिया का इकोनॉमी जो है $5 ट्रिलियन कर देंगे, हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली जो इंडिया का जीडीपी है ना, जीडीपी क्या है? इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका जो साइज है, जिसको हम लोग जीडीपी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग टोटल एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ $5 ट्रिलियन, तो देन वी विल बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज हम लोग कितना ट्रिलियन डॉलर है? 3.5, 3.6, 3.7 है ना, रफली $3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। हम लोग कौन से नंबर पे हैं? जीडीपी का साइज इतना है। तो अगर बात करें, रैंकिंग करें, तो इंडिया का जीडीपी कौन से नंबर पे आता है? 5th नंबर पे आता है। 6th पे कौन आता है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। सबसे ऊपर कौन आता है? यूएस। सेकंड पे चाइना, जापान, जर्मनी। देखते हैं, है ना। ओके, तो जीडीपी के साइज की बात हो रही है उसमें। ओके, टोटल जो इनकम है एक साल में, तो जितना ज्यादा बड़ा जीडीपी होगा, एक तरह से वो कंपनी का साइज उतना बड़ा है और उस लोगों की प्रोस्पेरिटी उतनी ही ज्यादा है, उनके पास पैसा उतना ज्यादा है। लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? सेकंड चाइना, थर्ड, फोर्थ जर्मनी, 5th इंडिया, है ना। ठीक है ना। तो जापान आप देखो, एक्चुअली में लैंड मास कितना कम है जापान का, और आपसे ज्यादा बना रहा है वो पैसे। जीडीपी आपसे बड़ा है उसका, है ना। यूएस का मान लें, चाइना का मान लें, जहाँ आपकी पॉपुलेशन बड़ी है उनसे, और लेकिन जापान के बिजनेसेस वर्ल्ड ओवर हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि जापान में रह के बनाना पड़ रहा है ना, सब जगह है वो तो अल्टीमेटली। ठीक है। तो इवन वो जो चीजें बना रहे हैं वो महंगी चीजें बना रहे हैं, हम लोग सस्ती चीजें बना रहे हैं। हमारा फोकस एग्रीकल्चर वगैरह पे, उनका फोकस है ना रिफाइंड वैल्यू एडिशन वहाँ पे ज्यादा है। छोटी चीज है लेकिन महंगी बिकती है। ठीक है। तो जीडीपी साइज बड़ा हो गया उसमें। ओके, तो ये जीडीपी का साइज बता रहे हैं $1 ट्रिलियन आपके। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। सो व्हेन वी से कि इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है ना हर साल, अभी कितना प्रोडिक्शन है? आज अखबार में आया ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा। किस रेट से ग्रो करेगा? 6.5% से 7% के रेट से ग्रो करेगा। तो किसकी बात कर रहा है? बेसिकली जीडीपी की बात कर रहे हैं वो लोग, है ना। अगर इंडिया का जीडीपी आज कितना है, ₹100 है, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 106 से लेके ₹107 हो जाएगा। ठीक है, ये मीनिंग है उसका जीडीपी का। ओके, ग्रोथ रेट। ठीक है। तो अगर इंडिया 7 से ग्रो करेगा, 8 से ग्रो करेगा, तो विच इज गुड। तो ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे ना, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, तो ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगे, है ना, आपके हाथ में इनकम आएगी। ओके, सो ग्रोथ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रोथ। एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? वो पैसा तो आ गया, अब उस पैसे का आप क्या कर रहे हो? स्कूल्स बना रहे हो, है ना। वो पैसा सिर्फ एक आदमी के हाथ में आ रहा है, अंबानी अदानी के हाथ में आ रहा है, तो उससे फिर ग्रोथ तो है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, उसको आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में यूज कर रहे हो, लोगों की वेलबींग इंप्रूव करने में यूज कर रहे हो, लोगों की क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, इंप्रूव करने में यूज कर रहे हो, देन यू से कि हाँ ग्रोथ भी है और डेवलपमेंट भी है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ क्या है? जीडीपी का ग्रो करना। लेकिन वो जीडीपी जब ग्रो कर रहा है 7% से 8% से, तो उस जीडीपी में जो ₹7 ऐड हुए ना एक्स्ट्रा, ये ₹7 किसके पास गए? क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, सबके पास एक एक रुपया आया? मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ है ना। उस पैसे का आपने क्या किया? उसको बैंक में जमा करा दिया, या उससे स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, है ना, हेल्थ हॉस्पिटल्स बनाए। अगर आप ये सब कर रहे हैं, तो देन दैट ग्रोथ विल कंट्रीब्यूट टू योर डेवलपमेंट। तो जनरली हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे पॉकेट में पैसा आएगा, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगा, है ना, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। डिपेंड्स की जो आपकी ग्रोथ है वो अनइक्वल है या वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। यानी कि वो ₹7 में से ₹6 तो अदानी की, अंबानी की से मेरा कोई बैर नहीं है। ठीक है, मेरे को नाम याद बार बार वही आते हैं, अखबार में वही है। ठीक है, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएटर हैं। ओके, सो वो ₹6 बिजनेसमैन की पॉकेट में जा रहे हैं और ₹1 एम्प्लॉइज की जेब में जा रहा है, तो ग्रोथ है लेकिन खास डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन उसकी पॉकेट में ₹1 जा रहा है और ₹6 एम्प्लॉइज की पॉकेट में जा रहा है, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ।
है ना। उस पैसे को फिर सरकार के बाद टैक्स आएगा, 7 रुपीज आएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा ना, तो कुछ पैसा सरकार ले जाएगी 7 रुपए में से टैक्स के फॉर्म में, नहीं हो सकता 1 रुपए फिर सरकार उस पर 1 रुपए का क्या करेगी। सो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, देन दैट ग्रोथ विल ट्रांसलेट इनटू डेवलपमेंट। सो ग्रोथ इज जस्ट ग्रोथ, ग्रोथ इज अ नंबर ना, अल्टीमेटली वो सब कुछ नहीं दिखाता है, वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। यू हैव टू डिग डीपर बीनीथ द सरफेस, कि ये जो स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है, वो सिर्फ स्टोरी है, जॉबलेस ग्रोथ तो नहीं है कहीं, कैसी ग्रोथ नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ तो नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही है और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है, ठीक है, और इकोनॉमी ग्रो कर रहा है हर दिन, 6 से 5 पे आ गए, 5 से 4 पे, 4 से 3 पे, लेकिन देश में गरीबी बढ़ती जा रही है ना, पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, देन दैट इज नॉट डेवलपमेंट, दैट इज जस्ट शैलो होलो ग्रोथ। तो ये है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखें फिर आगे क्या है ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? द प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच द कंट्रीज रियल नेशनल इनकम, जीडीपी जीएनपी है ना, दोनों ही चीजें, एर एंड पर कैपिटा इनकम है ना, इंक्रीजेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हर साल आपकी जीडीपी, इस साल 100 है, अगले साल 107 हो गई, फिर 100 मान लीजिए 10 हो गई, फिर 115 हो गई, तो ये तो है ग्रोथ, है ना, और अकॉर्डिंगली आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में। So the process whereby the country's real national income and per capita income increase over a long period of time. It is about unidimensional improvement. वन डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं। 100 का 107 हो गया, ग्रोथ हो गई, दैट्स इट, इतना ही दिखाता है ग्रोथ, उससे ज्यादा आपको डेप्थ नहीं बताएगा, उसकी क्वालिटी क्या है ग्रोथ की, है ना, ठीक है, वो कौन बताएगा? डेवलपमेंट बताएगा। सो इट इज वन डायमेंशनल इंप्रूवमेंट, इट इज ग्रोथ इज वन डायमेंशनल इंप्रूवमेंट, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में पैसा आ रहा है, सिर्फ इतना ही बताता है वो आपको कि जीडीपी में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बने पिछले साल के मुकाबले, दैट्स ऑल, है ना, ज्यादा रेवेन्यू आया, दैट्स ऑल। लेकिन लाइफ इज मोर देन जस्ट, है ना, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं नाप सकते। हैप्पीनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट कैसा है, वो चीजें ग्रोथ नहीं बताएगा आपको, है ना, 7% नहीं बताएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, सो ग्रोथ क्या है? वन डायमेंशनल है, इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज नॉट होलिस्टिक अप्रोच। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है कि घट रही है, वो भी मैटर करता है ना, ठीक है। ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है ना, डेवलपमेंट क्या है? होलिस्टिक टर्म है, इट इज मल्टी डायमेंशनल, है ना, उसमें आप क्वांटिटी की बात करते हैं लेकिन क्वालिटी की भी बात करते हैं, है ना। आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी मान लीजिए 1 लाख रुपए तनख्वाह महीने की, वो पैसा आप कैसे कमा रहे हैं वो भी मैटर करता है, कि सिर्फ पैसा मैटर करता है? सिर्फ पैसा मैटर करता है? नहीं, क्वालिटी मैटर करती है ना। आप सरकारी नौकरी से कमा रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं, है ना, आप कोई लोगों को धमका के पैसा फिरौती ले रहे हैं, वो वहां से आ रहा है, या आप जेन्युइन बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो जीडीपी तो बताएगा नहीं कैसे कमा रहे हैं, जीडीपी में तो दोनों ही, ठीक है, अगर टैक्स दिया तो दोनों ही पार्ट है उसका। व्हाट विल मैटर, कि वो पैसा कहां से आ रहा है, उसकी क्वालिटी भी मैटर करेगी, ठीक है। सो डेवलपमेंट भी वैसा ही है, एंड इट इज मोर मल्टी डायमेंशनल, मोर होलिस्टिक। तो क्वांटिटी पे फोकस है, मोर इंपॉर्टेंट देन डेवलपमेंट पे क्वालिटी पे फोकस है ना, क्वालिटी कैसी है ग्रोथ की। सो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड improvement, not a one time improvement, regular improvement, continuous improvement in material as well as non material well-being। material well-being क्या होता है? जीडीपी, ज्यादा सैलरी आ रही है, ज्यादा है ना, इनकम हो रही है, बट नॉन मटेरियल वेलबींग भी, स्पिरिचुअल वेलबींग, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एनवायरनमेंट, टैप वाटर कितना, एजुकेशन, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो मटेरियल एज वेल एज मटेरियल, तो ये नॉन मटेरियल डायमेंशन है, ये मिसिंग है कहाँ पे? जीडीपी में, ये यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा, इट इज ए नैरो कॉन्सेप्ट और वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट देन ग्रोथ डेवलपमेंट, है ना, इसीलिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि वो वाइडेड, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। सो अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, विच इज ग्रोथ, it includes changes in social, cultural,
पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक, है ना, विच कंट्रीब्यूट टू द मटेरियल प्रोग्रेस। भाई, आपकी पर कैपिटा इनकम मान लीजिए इंडिया की $2200 है, ठीक है, से पाकिस्तान की हमसे कम है, लेकिन से पाकिस्तान की भी $2200 है, और हमारा भी 7% से ग्रो कर रहा है, और इंडिया का इकोनॉमी भी 7% से ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान का भी 7% से ग्रो कर रहा है। आप कहाँ रहना चाहोगे, पाकिस्तान में, इंडिया में? क्यों? सेम ग्रोथ रेट है, सेम पर कैपिटा इनकम वहाँ ग्रोथ तो सेम है, लेकिन डेवलपमेंट वाइज इंडिया बेटर है ना। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स हैं, है ना, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, तो ये चीजें भी मैटर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये चीजें भी मैटर करेंगी ना, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है। ऐसे ही, है ना, इंडिया है, इंडिया का इकोनॉमी का साइज 5th है, साउथ कोरिया का हमसे बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी आप लोग साउथ कोरिया में, है ना, मच मच बेटर है, हर हर सेंस में बेटर है, हर सेंस में बेटर है। अगर आप वो वेब सीरीज भी देखते हैं ना, तो आपको पता चलेगा हम हर सेंस में बेटर है वो हमसे, ठीक है। तो वो मटेरियल, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट लेवल वहाँ बेटर है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर डेवलपिंग कंट्री। सो क्या हो गया डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज नॉट वन डायमेंशनल बट मल्टी डायमेंशनल इंप्रूवमेंट, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल में सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल सब आ गया, तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी है, मतलब मनी भी है, और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं, है ना, आपकी हेल्थ, एजुकेशन लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपके राइट्स कैसे हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, वो सब चीजें उसमें आ जाएंगी। एनवायरनमेंट क्लीन है नहीं है, सो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ना, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह आ गए, एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशन, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज ए मच मच वाइडर टर्म। ग्रोथ उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है, तो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कैसा है ना, वो डेवलपमेंट बताएगा आपको। सो ग्रोथ डेवलपमेंट में ट्रांसलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडियंस भी ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, ये सब चीजें हम लोग इसलिए कहते हैं। ओके, सो ग्रोथ में फर्क आ गया नजर, और डेवलपमेंट में। सो ग्रोथ एक मॉनेटरी, एक फिगर है, यूनिडायमेंशनल है, बट डेवलपमेंट इज ए मच 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 वाइडर टर्म, और डेवलपमेंट ही मेन, है ना, डिस्कशन का टॉपिक रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का उसका फोकस रहता है, ठीक है। ओके, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, है ना, डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है इसमें? तो ये उसमें लिखा हुआ है, द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव ओनली, है ना, नंबर्स के टर्म्स में, है ना, एंड वैल्यू न्यूट्रल। ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं, गुड और बैड बैड नहीं होती है ना, उसमें कोई ऐसा डेवलपिंग डेवलप नहीं होता है वो। इट मे हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव साइन, दैट्स ऑल इट इज देयर। दिस मीन्स दैट द चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव भी है एज वेल एज क्वालिटेटिव भी है ना, उसका फोकस मटेरियल वेलबींग पे भी है, सिर्फ नंबर्स पे नहीं है। सो डेवलपमेंट मीन्स है क्वालिटेटिव चेंज। सो हो सकता है भूटान के लोग, भूटान का इकोनॉमी कुछ भी नहीं है आपके सामने, है ना, ग्रोथ उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है डेवलपमेंट वाइज हमसे बेटर हो सकते हैं, है ना, लोग मोर हैप्पी हैं, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, पीपल आर मोर सेटिस्फाइड, है ना, बहुत ज्यादा इक्वल सोसाइटी है, विमेन को भी वही राइट है जो मेन को है, तो हो सकता है उनका डेवलपमेंट लेवल हमसे ऊपर है। हो सकता, देखिए इंडिया का जीडीपी में अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो क्या रैंक है, 5th नंबर पे, लेकिन जब हम एचडीआई की बात करते हैं तो किस नंबर पे है, 100 के बाद है ना, 121, 120, 140 ऐसे हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रोथ है, सब है, लेकिन डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं है जो एक छोटे कंट्री का है, हमसे बेटर है, ठीक है। तो देर इज ए फर्क, है ना, वैल्यू टर्म्स में, है ना, ग्रोथ सब कुछ कैप्चर नहीं करता, डेवलपमेंट बताता है असली पिक्चर आपको। ओके, सो डेवलपमेंट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस, ये सब चीजें हैं। सो डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, है ना, ग्रोथ हो रहा है और लोगों की जो जीने का स्तर है खराब हो रहा है, दैट इज नॉट डेवलपमेंट, ये वो चीज है। सेटिस्फेक्शन, ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, है ना, इतने मॉल बना दिए,
इतने स्कूल खोल दिए, लेकिन अल्टीमेटली कितने लोगों को एजुकेशन मिली, कितनों को हेल्थ मिली, अफोर्डेबल है कि नहीं है ना, वो भी मैटर करता है। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। इस पे खड़े होके मुझे ऐसा लगता है कि है ना, पीछे बहुत स्पेस है ना। ओके, ये है वो फाइनल स्लाइड। ओके, सो पहला स्टेज है ग्रोथ। तो स्टार्टिंग में वी वर ओनली कंसर्न अबाउट ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, दुनिया, द होल वर्ल्ड वाज कंसर्न अबाउट ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। देन दे सेड कि ग्रोथ तो है, लेकिन फिर भी लोगों की, है ना, लोग हैप्पी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं है। देन दे सेड कि नहीं, व्हाट वी नीड इज डेवलपमेंट। देन दे से डेवलपमेंट भी है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर जनरेशंस। तो उन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है। ओके, सो जीडीपी वाइज हम लोग कौन से नंबर पे हैं? 5th नंबर पे हैं, है ना। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग कौन से नंबर पे हैं? और यूके हमसे पीछे है ग्रोथ वाइज, जीडीपी साइज वाइज, लेकिन वो डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में हमसे बहुत आगे, और हम लोग बहुत पीछे हैं। ये है एक्चुअल पिक्चर। सो जीडीपी $5 ट्रिलियन बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना। क्वालिटी कैसा है उसका, वो भी मैटर करेगा। व्हाट मैटर्स इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, योर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स। और नेक्स्ट इज, ये तो हो गया प्रेजेंट वेल बींग, ये है फ्यूचर का वेल बींग ऑल्सो, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशंस की भी नीड्स का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ अपना नहीं। तो ऐसे यूज करना है रिसोर्सेस को कि that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations. So यहीं खत्म करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इन्फ्लेशन लूंगा मैं। इसमें टर्म है इंटरजनरेशनल इक्विटी। क्या होता है इंटरजनरेशनल इक्विटी? ये टर्म आता है एफआरबीएम में भी आता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आता है, और यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर। इंटरजनरेशनल इक्विटी। नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? इन्फ्लेशन। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना, कैपिटल एंड, ठीक है। हाँ, क्या होता है इंटरजनरेशनल इक्विटी? हाँ, मतलब हिंदी में इक्विटी क्या होता है, पहले तो ये बताओ आप। इक्वालिटी, इक्विटी, है ना, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, बराबर चांस मिलना चाहिए, दैट इज इक्वालिटी या इक्विटी। इंटरजनरेशनल इक्विटी, हाँ, अक्रॉस जनरेशंस, है ना, नॉट इंट्रा। ना, इंट्रा तो जरूरी है ही, है ना, बट विद इन जनरेशन, दैट इज प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब आपका तो डेवलपमेंट हुई, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है ना। आपको आपके फोर फादर्स ने, है ना, यहाँ पे बिल्डिंग दिया था, क्या बोलते हैं उसको, आ, पुश्तैनी, है ना। आपने वो जमीन थी यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में, आपने थोड़ा थोड़ा करके सारा बेच दिया। आप तो गाड़ी में घूमे आराम से, क्यों, मॉल वॉल, ये जो भी ब्रांड की गाड़ी आपने यूज कर ली उसको ना, आपने अच्छा लाइफ जिया, वो सब बेच दिया। अल्टीमेटली फ्यूचर जनरेशन आएगी, वो क्या करेगी? तो आपका तो डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, लेकिन इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना। तो आपको क्या करना चाहिए था? सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए था रिसोर्सेज का। ठीक है, अभी हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज है, रियल प्रॉब्लम है। और जो हमारा कार्बन एक तरह से कोटा है ना, वो फिक्स है कि भाई पर पार्ट मिलियन इतने ही कार्बन एमिशन कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड अगर आप करोगे तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे। तो फ्यूचर जनरेशंस आएंगी, अगर आप अनरेस्ट्रेन डेवलपमेंट करते हैं ना, बिना सोचे समझे, तो आप तो अपना पैसा कमा लोगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के पास कोटा बचेगा नहीं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? इंटर जनरेशन, मतलब प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों के डेवलपमेंट के बारे में सोचना। जब आप ऐसा करोगे, तब आप कौन सा डेवलपमेंट करोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल होना चाहिए डेवलपमेंट। ओके, हाँ, इन्फ्लेशन पढ़ते हैं अब। व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई दर, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन दो तरीके का होता है, बेसिक जो न्यूज़पेपर में आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई।
दिस इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस दिन भी मैंने बताया था आपको। दिस इज होल सेल प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए इकोनॉमी में, कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्या सोचते हो आप लोग? महंगाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड ही करता है, बट क्या डिपेंड करता है ये बताओ। नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बिल्कुल। भाई आपकी तनख्वाह तभी बढ़ेगी ना जब महंगाई होगी। हर साल आपको डीए मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी कि भाई पिछले साल तो है ना, भाई महंगाई बढ़ गई तो तनख्वाह बढ़ाओ, तो आपको इंसेंटिव रहेगा काम करने का। ठीक है, तो एकदम भी ठीक है, जब इकोनॉमी ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो करेगा, नए नए गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, लोगों के पास जॉब्स आएंगे, पैसा आएगा, तो वो चीजें डिमांड करेंगे, तो इन्फ्लेशन, तो ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन भी होगा साथ में, है ना? भाई इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडियंस के पास पैसा आएगा, तो ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, है ना? ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज्यादा डिमांड बढ़ जाए, कि इतनी महंगाई हो जाए 6% तक, ठीक है 4% तक, 12% हो जाए, 20% हो जाए, है ना, ईरान जिम्बाब्वे की तरह हो जाए, कि आज आपकी पॉकेट में 100 रुपए, वो कल गए आप मार्केट में, उसके 1 रुपए की वैल्यू है। दैट इज ऑल्सो नॉट सेंसिबल थिंग। तो इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होना चाहिए। इंडिया में हम लोग 4% लेके चलते हैं, यूएस में 2% लेके चलते हैं, वो उनका है, ये हमारा सिस्टम है। तो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन दे गो टुगेदर। ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन होगा, ग्रोथ कम होगी, है ना, किसी भी कारण से डिप्रेशन आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो जो कि जॉब्स चले जाएंगे, जॉब्स चले जाएंगे तो मार्केट में गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन इतना भी कम ना हो कि इकोनॉमी बैठ जाए। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ चलना है, मैनेज करना है अपने को। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल विद इन दी इकोनॉमी। जनरल इंक्रीज इन दी प्राइस लेवल, किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस में इंक्रीज होती है, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। जब मल्टीपल गुड्स की प्राइस कुछ तो घट रही है, कुछ बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल बढ़ रही है या घट रही है, दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न, है ना, वेटेड एवरेज। तो जनरल इंक्रीज ट्रेंड क्या है प्राइसेस का इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, है ना? ठीक है, ओवरऑल